अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म वेलकम इन द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं से बबासी। वेरी नाइस इंट्रोडक्शन हुमायूं की। आज आप लोगों ने फ़ोन करके तबीयत पूछनी है। तबीयत थोड़ी नासाज है हुमायूं की, बुखार चढ़ा हुआ है उनको और एलर्जी का कल परसों था ना, एक दो दिन पहले आपको। हाँ, आज मुझे आपकी तबीयत देखे, हाँ, ज़ुकाम और वो आंखें इस तरह से हुई हुई थी ना, पानी बार बार आया था, तो मुझे देख के हो रहा था कि है हुमायूं की तबीयत खराब। वरना सुबह सुबह कह रही हूँ मैं, सुबह जब हुमायूं आते हैं ना तो मेकअप रूम का जो माहौल होता है काफ़ी चेंज हो जाता है, क्योंकि हुमायूं मजाक भी कर रहे होते हैं। हर गेस्ट को मेरा नाम गलत बताते हैं इस उम्मीद में कि जब वो यहाँ आके बैठेंगे तो वो एक दफ़ा तो ज़रूर कहेंगे कि नहीं, आपका नाम ये तो नहीं था, आपका नाम तो हमें वहाँ पे किसी ने कुछ और बताया था। लेकिन वो प्लान तो फ्लॉप हो जाता है, चले कोई बात नहीं। लेकिन आज हुमायूं की तबीयत जो है वो इतनी ख़राब है कि कोई बात नहीं हुई मेकअप रूम में, और फिर डायरेक्ट हम लोग यहाँ आ गए। और यहाँ भी हसैन में बार बार उनसे पूछ रहे थे कि अब आप ठीक है, अब आप ठीक है। तो हुमायूं थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं आप? आहिस्ता आहिस्ता कॉलर्स की कॉल्स आएंगे और आपसे पूछेंगे तबीयत, तो आप और अच्छा फील करने लग जाएंगे। ऐसे बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। अच्छा, कल लिटरली बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। अच्छा, कल एक इंसिडेंट हुआ जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाह रही थी। मैं और हुमायूं हमेशा ये बात करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से कि जिसका क्रेडिट हो उसको ज़रूर देना चाहिए। कभी कभार हमारी किसी को एक थपकी देने से या किसी की कोई अच्छाई बयान कर देने से अगले बंदे का जो मोराल है वो बहुत बूस्ट हो जाता है। कल हम लोगों ने सबने देखा अपनी टेलीविज़न की स्क्रीन पे कि बडग्राम में एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ कि सुबह बच्चे जो है वो स्कूल जाते हुए चेयर लिफ्ट की 2 रस्सियाँ जो है वो टूट गई थी। पाक आर्मी के कमांडर्स ने, एसएसजी के कमांडर्स ने वहाँ पे ऑपरेशन करना शुरू किया। बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, तकरीबन 2 घंटे। तो मैं लम्हा व लम्हा, सेकंड बाय सेकंड हुमायूं वो देखती रही हूँ। आप तो यकीनी तौर पे ऑफिस में होंगे, इस वजह से शायद आपने थोड़ी देर के बाद देखा हो, लेकिन बहुत मुश्किल था। हवा के प्रेशर की वजह से वो बार बार पीछे जा रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे। 2 लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया और उसके बाद बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि शाम हो गई थी, सही तरह से विजिबिलिटी नहीं थी, नज़र नहीं आ रहा था, और वहाँ का मौसम भी कुछ इस किस्म का है कि वहाँ पे बादल आ गए, तो उनको बहुत मुश्किल होना शुरू हो गई। और फिर वहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया, उसको मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग हमेशा इस तरह के जांबाज़ों को भूल जाते हैं जो इस तरह के वक्त में हमारा साथ देते हैं। और रात को जब मैंने वो फुटेज देखी कि किस तरह से उन्होंने रस्सियों पर लटके हुए हैं वो लोग, और जो एक रस्सी बाकी रह गई थी उस पर ही वो लटक के दोबारा गए हैं। उन सारे लोगों को, उन बच्चों को, उनके साथ जो टीचर मौजूद थे और जो लिफ्ट चलाने वाला मौजूद था, उसको लिटरली गोद में उठा के लाए हैं तकरीबन 16-18 घंटे के बाद। तो बहुत मुझे अच्छा लगा ये सारा मंजर देख के कि लोकल जो इंतज़ामिया है उसने भी किस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये नहीं किया कि सारा प्रेशर जो हम हमेशा हमें बात करते हैं कि गवर्नमेंट पे या फोर्सेस पे आप डाल दें कि आप करो जी, हमारा तो काम नहीं है इनको रेस्क्यू करना। तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से रेस्क्यू किया। हम लोग जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपने ज़रूर कॉल करके मेरे दोस्त का हाल पूछना है, ऐसे उनको नहीं छोड़ देना, ताकि उनका मोराल भी थोड़ा अप हो और वो बेहतर भी फील करें। जब कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जब आप उनसे पूछते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जब आप उनसे पूछते हैं बार बार कि आप कैसे हैं, और हम आपकी आवाज़ को, आपके वो नटखट अंदाज को बड़ा मिस कर रहे हैं, तो वो बेहतर फील करने लग जाते हैं। तो आप लोगों ने कॉल करके हमारे से पूछना है। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोग अपना नाश्ते की ट्रे जो है वो प्लीज़ लेके आ जाए। हमेशा मैं ये बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम दोनों को नाश्ता करना बहुत पसंद है, तो जिन लोगों को नाश्ता नहीं सुबह सुबह मिलता ना, उनके दुख में हम बराबर के शरीक है। और हुमायूं, हमने नाश्ता किया सुबह? हाँ, मैंने अपना प्रॉपर
प्रॉपर नाश्ता किया। अच्छा, और कुछ कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़ जो आपको ऐसे साउंड करी जैसे मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और मेडिसिन मैंने ले ली है, बिल्कुल ठीक। हुमायूं की आंखें जो है ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों को नज़र आ रही है नहीं आ रही, प्लीज़ थोड़ा फोकस। फरहाद भाई नहीं है आज, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। आप ना थोड़ी देर में फोकस करके दिखाना है हुमायूं की आंखों को। लिटरली हुमायूं की आंखें ना सूजी हुई नज़र आ रही हैं। हाँ, नज़र आ रही है, इसलिए मैंने पूछा है कि कोई जो शानदार या समथिंग टाइम्स जो मुझे एलर्जीज बड़ी स्ट्रांग होती हैं, और क्योंकि मैंने वैक्सीन नहीं ली, उसके लिए मुझे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता, तो इसलिए आई थिंक मेरे ख्याल से आप हो जाए मेंटली प्रिपेयर। वो इंजेक्शंस होते हैं तो मैं आई एम अफ्रेड ऑफ इंजेक्शंस, तो इसलिए इंशाल्लाह आप लगवा लेंगे। तो आपने कोई इस तरह की चीज़ ली है या हम आपके लिए यहाँ पे कुछ मंगवाएं, चाय में डाल के आपको कुछ पिलाएं? ताकि डॉक्टर को बुलवा ले, वैक्सीन करा लेते हैं। डॉक्टर को बुला, आपने हुक्म किया, डॉक्टर हाजिर, बस देख ले। मैं आपके ऐसा कैसा हो सकता है? हुमायूं कुछ कहें और हम पूरा ना करें, तो जी हुमायूं ने कहा कि डॉक्टर नहीं है आप, प्लीज इतनी आप अच्छी ना बने मेरे सामने। मैं बहुत अच्छी हूँ हुमायूं, थैंक यू। कल मुझे अंदाजा हुआ है आपके चाय का। एक दिन मैंने हुमायूं को तंग क्या कर लिया। हुमायूं, अब बस इसी बात पे आपने छक्के मारने हैं ना। हुमायूं ने जी कहा है डॉक्टर को बुलवा लें, तो बिल्कुल जी डॉक्टर को बुलवा लिया है। आप लोगों को कल भी बताया था कि हमारे साथ जो मौजूद होंगी शख्सियत, उनसे आप लोगों ने कॉल करके पूछना है कि कब, किस वक्त, क्या, कैसे, क्यों खाना चाहिए। ये इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने इसलिए बताई है क्योंकि हमें इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं पता। कब क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कितनी मिकदार में खाना चाहिए, और उसके हमारे बॉडी पे क्या बेहतरीन असरात होंगे, ये भी हमें नहीं पता। अगर डॉक्टर हमें ये कहता है कि आपने सुबह में दलिया खाना है या खजूरें खानी है या बादाम खाना है, तो हम सिर्फ इसलिए वो खा लेते हैं क्योंकि हमें डॉक्टर ने कहा है। हम उसकी तह तक नहीं जाएंगे कि ये हमें क्यों कहा गया है, इसके क्या क्या अच्छे असरात होंगे। कुछ दिनों पहले मुझे और आपको हुमायूं को खजूरें बहुत पसंद है, तो मैं खजूरों के बारे में पढ़ रही थी कि हर वो चीज़ जो एक दूसरे फल में मौजूद है वो खजूर में इटसेल्फ मौजूद है। तो अगर आप बहुत सारे फलों का मिक्सचर करके खाएंगे, फ्रूट चाट की फॉर्म में खाएंगे या अलग अलग उनको लेना शुरू करेंगे, तो जितनी चीज़ें वो आपको सारे मिल कर देंगे, खजूर आपको तने तनहा अकेली वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है। माशाल्लाह उसके अंदर इतने न्यूट्रिशंस मौजूद हैं। तो इस तरह की चीज़ें अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करना शुरू करें, खाना शुरू करें, लेकिन प्लीज़ ये भी जानें कि उनके क्या अच्छे असरात होंगे, ताकि आगे आप किसी को कम्युनिकेट कर सकें कि ये मैं खा रहा हूँ, मुझे इससे ये फ़ायदे हो रहे हैं, आप भी खाना शुरू करें और इन चीज़ों में कोई हार्म भी नहीं है। इन सारी चीज़ों के हवाले से हम तो पूछेंगे अपनी डॉक्टर साहिबा से, लेकिन आप लोगों ने भी कॉल करके पूछना है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हिबा अरीज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप दोनों का बहुत थैंक यू अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे शो पे इनवाइट किया। हम आपका थैंक यू करेंगे कि आप शो पे आई। आपने जो है ना सबसे पहले ये बताना है कि इस वक्त जो हुमायूं के आंखें सूजी हुई हैं। आप मुझे छोड़ दे। नहीं, मैं आपको नहीं छोड़, आपको छोड़ ही नहीं सकती। आप मुझे छोड़ दे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो हालात हुए में हैं, आप मेकअप रूम में भी देख रही थी, बहुत ज़्यादा उनको जो है नौजिया हो रहा था, और वो नौजिया नहीं हो रहा आप अपने सिम्पटम्स बता मुझे मेरे सिम्पटम्स बता रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहिबा, मुझे कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सिर्फ एलर्जीज है कुछ। क्या खाना चाहिए ये पूछ लेते हैं। मैं खा सब लेता हूँ, बताया मैं किसी की वो उस पर नहीं आता, बट अब जब से आपने कहा मुझे एलर्जी ज्यादा शुरू हो गई है। ये सीजनल एलर्जी है ना, सीजन चेंज हो रहा है तो आपको उसी से इशू होगा। नहीं, मुझे यूजुअली एलर्जीज है, डस्ट से है, पोलन है, सो आई हैव एलर्जीज ऑलरेडी। तो उसकी वजह से ये कि जब मैं वैक्सीन नहीं रुक जाती, जैसे मुझे एक हफ्ता हो गया मैंने वैक्सीन ली, तो मुझे एक हफ्ता बड़ा फिर मेरा मुश्किल होता है। जब तक अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करता हूँ वैक्सीन के लिए, वो टाइम पीरियड मेरे लिए, तो ये वो वाला टाइम पीरियड है मैं अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करूँ। ये बहुत ही हर एक में ये इशू आजकल पाया जा रहा है। मुझे खुद जो है ना डस्ट एलर्जी है और पोलन एलर्जी है। पाकिस्तान का सीज़न ही वेदर ही इस तरह का हो चुका है, सीजनल एलर्जीज जो है हर एक में जो है कॉमन होती जा रही हैं। पहले ये इश्यूज़ नहीं होते थे, अब ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का है, और दूसरी जो क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं, वेदर चेंजेस आ रही हैं, उन सब की वजह से जो है ना ये इश्यूज़ जो है हम फेस कर रहे हैं। तो इन सब का बेसिकली तो कुछ क्या कर सकते हैं अगर कोई एलर्जीज होती है? यूजुअली हमें लोग कॉल करते हैं कि जब एलर्जीज होती है तो क्या करना चाहिए? अगर मैं डाइट की तरफ जाऊं तो ये एक अलग जो पोलन एलर्जीज हैं ये अलग से हैं और डाइटरी एलर्जीज अलग से हैं। कुछ लोग होते हैं, हम देखते हैं कि उन्हें ग्लूटेन एलर्जी है या किसी को जो है लैक्टोजन इंटॉलरेंस है, और इस तरह की एलर्जीज में तो हम जो है ना डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं।
पर ये जो आपको एलर्जी है ये सीजनल एलर्जीज और पोलन एलर्जी की कैटेगरी में आ जाती हैं। इसमें जो है हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं, हिस्टामिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें हमें एक तो जो है यही कर सकते हैं कि हम जो है थोड़ा सा, अब जैसे कि वार्म वेदर है तो हमें एक तो पोलन चीज़ों से, ये जो जिन जिन चीज़ों से एलर्जियाँ उनसे अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो है अपने आप को थोड़ा सा प्लेयर हार्मोन रिलीज़ करने के लिए इस तरह के फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ फ्रूट्स इस तरह के हैं या फूड्स इस तरह के हैं जिसमें कि अल्लाह ताला ने नेचुरली जो है इस तरह की चीज़ें रख दी हैं कि वो हमारी बॉडी में प्लेयर फीलिंग देते हैं, प्लेयर को स्टिमुलेट करते हैं, तो कॉर्टिसोल के लेवल को डिक्रीज़ कर देते हैं। उन चीज़ों को ले सकते हैं, लाइक अ बनाना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। एलमंड जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सूप्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं जो कि हमारी जो सिम्टम्स हैं उनसे रिलीफ देंगे। जैसे कि हमायों को जो था बहुत सी स्नीजिंग हो रही थी और भी जो था थोड़ा नौजिया फील हो रहा था। आज हुमायूं को बीमार करार दे दिया है। ठीक है हुमायूं, खुदा का वास्ता है, जान छोड़ दे हुमायूं। दूर रहें आप फूलों से। ये ठीक नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा मैं करती हूँ, ठीक मैं करती हूँ। देखिए ठीक हो गया। आज आप लोगों ने नोटिस किया जो मैं डूंगे सोफे दे दिए। मैं सोफे के अंदर हूँ, आधा मैं अंदर हूँ उसके अंदर। पहले हमारे पास चेयर्स होती थी, आज हम पहले चेयर से बैठा करते थे। हाँ, मैं देखती रहती हूँ। आप देखती रहती हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप कैसा लगता है आपको देख के हमारा बहुत शो? अच्छा अफाका होता है, आपकी एलर्जी ठीक होती है उससे? वैसे डॉक्टर साहब यूजुअली जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो डाइटिशियन होते हैं, जैसे कल हम आपका प्रोमो करा रहे थे तो हमने सोचा था कि आपसे नहीं होगा हलीमा, आपसे घर के काम नहीं होते, आपने और खराब कर दिया। थोड़ा बेहतर लग रहा है, और खराब कर दिया, थोड़ा बेहतर लग रहा है। हम आपसे पूछ रहे थे कि क्या पूछ रहे थे, मुझे कुछ भूल गया और बहुत गुस्सा भी आया मुझे। आप इस बारे में बाद में बात होगी आज फिर होगी। आप मुझे ये बताइए कि क्या पूछ रहा था मैं? हलीमा भुला दिया आपने मुझे। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है भाई। मैंने तो हुमायूं बीमारी में आपसे क्या पूछ रहा था? आप पूछ रहे थे कि आप तो लोग अक्सर जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, हम प्रोमो में भी कह रहे थे डॉक्टर नहीं होते वो, लेकिन आपने एमबीबीएस करके ये किया है, तो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? बेसिकली मैंने एमबीबीएस नहीं, मैंने डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स किया हुआ है। 5 साल का 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। अच्छा ये कोई है डिग्री? हमें नहीं पता था इसका। नहीं, ये भी डिग्री प्रोग्राम है। यही मैं कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहती हूँ कि सब कहते हैं कि शायद एमबीबीएस वाले जो हैं वही एक डॉक्टर हैं, वो एक जनरल फिजिशियन है। आप तो गुस्से में कह रही हैं। नहीं, बड़ी गुस्से में आपने कहा। लोग कहते हैं वही है वही। सब कहते हैं, पर मैं कहती हूँ कि हर एक कैटेगरी डिफरेंट है। जैसे अब मैं डॉक्टर न्यूट्रिशन की डॉक्टर हूँ, डाइटेटिक्स की डॉक्टर हूँ, इसी तरह जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो बोन्स के रिलेटेड डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर एक तो कभी कोई लड़ाई हुई आपकी और नॉर्मल डॉक्टर? नॉर्मल का मतलब मेरा ये नहीं कि अभी तक तो कुछ इस तरह का एज यूजुअल डॉक्टर हुई, उसने कहा आप डॉक्टर नहीं है। आप मैं डॉक्टर हूँ, आप अपने आप साथ डॉक्टर क्यों लगाती हैं? कभी अभी जंग हुई तक तो ऐसी कुछ कोई? इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं मेरे साथ हुआ और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का होना भी चाहिए। डॉक्टर एक टर्म ही क्या है कि डॉक्टर यही है ना कि आप किस चीज़ में स्पेशलाइज हैं। लोग पीएचडी करते हैं, तो उनके साथ भी डॉक्टरेट, क्योंकि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। इसी तरह मैं अपनी फील्ड में हुमायूं को भी डॉक्टर। अच्छा मैं आज अपने दोस्त से बात कर रहा था क्योंकि आज आप आई हैं और वो ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया और वो मेरे साथ आज बहस करता क्योंकि मैं सुबह सवेरे जिस तरह आप नाश्ता करते हैं तो सुबह मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करता हूँ, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो मैं गाड़ी यहाँ से जब स्टार्ट करता हूँ अपनी पिंडी से, तो ये बात अच्छी नहीं वैसे बताने पर, स्पीकर पे होता है फ़ोन, स्पीकर पे मैं यहाँ से तो ऑफिस तक मैं उससे बात करता हूँ। स्पीकर पे चालान नहीं है, स्पीकर नहीं, स्पीकर का कोई मसला। हाँ, तो मैं स्पीकर पे होता हूँ, वो मेरे से बात कर रहा होता है और हम चल रहे होते हैं, ठीक है। और मैं ज़ियाद से ये बात करता हूँ, मैंने आज उससे बात की तो उसने कहा कि यार मेरे ना पोर्स जो है वो खुल गए। पहले मैं वो विटामिन सी सीरम यूज़ करता था, इट वाज गुड, पर क्योंकि मैंने कंपनी चेंज की तो अब वो शायद हो गया। मैंने कहा तुमने अपनी डाइट देखी? कहता नहीं मैं सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, मेरे सारे टेस्ट भी ठीक है। तो कह रहा मैं क्योंकि मैं यूजुअली आयरन ले रहा हूँ ना, आयरन सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, तो मैंने कहा जब टेस्ट में ठीक है, क्योंकि मैं अब सोच करता हूँ तब इतनी चीजें पता चल गई हैं कि आयरन जो है वो डिपॉजिट भी होता रहता है आपका, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कहते तुम्हें पता है कि डॉक्टर को बताया। मैंने कहा यार तुमने डॉक्टर को ये बताया है कि तुम्हारे टेस्ट में नॉर्मल हो, तुम फिर भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो, एंड दैट इज नॉट गुड। सो क्योंकि हम अक्सर ना जाते केमिस्ट के कहते भाई जन विटामिन की गोलियां दे दें, ये कैल्शियम की गोलियां दे दें, ये जाने बगैर कि हमारे अंदर कमी है या नहीं है, पता नहीं कमी किस चीज़ की है, ये ठीक है कि नहीं? ये सप्लीमेंट वाली कहानी जरा बताएं। बेसिकली सप्लीमेंट क्या चीज़ है? सप्लीमेंट यही है कि आप एडिशन करते हैं किसी भी बॉडी में। सप्लीमेंट का मतलब ही है कि एडिशन, इन एडिशन टू।
तो आपने जैसे बताया कि हमारी यही कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान इस तरह का कंट्री है कि इसमें नहीं देखा जाता प्रॉपर बॉडी चेकअप, नहीं, हर कोई अपना डॉक्टर खुद बना होता है। घर से ही इलाज जी गए, अगर किसी को बुखार भी है, फीवर भी है या कुछ भी है, वो सीधा डॉक्टर की जाने की बजाय मेडिकल स्टोर पे जाता है और फार्मासिस्ट को कहता है या रशीदा आंटी कह देती है कि मुझे इतना फर्क पड़ा है इससे, तुम भी खा के ये ले लो। हाँ। वो जाके प्रिस्क्रिप्शन जो है लेकर और वही मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन जो है स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते नहीं है कि वो क्या पता कि वो जो उसको सूट कर रही है वो मुझे ना सूट करे, उसके साइड इफेक्ट हो जाए, या क्या पता कि उसकी जो मेडिकल कंडीशन है वो मेडिकल हिस्ट्री मुझसे डिफरेंट हो। भाई ये भी बताए ना, अगर आयरन की कमी नहीं है और आप फिर भी आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप एक ऐसा मल्टी वाइटामिन ले रहे हैं जिसमें आयरन भी है, वो डिपॉजिट होकर कुछ नुकसान नहीं होता? ये बहुत हार्मफुल है। जिस तरह आयरन की कमी से हम कहते हैं अनीमिया हो जाता है, इसी तरह आयरन का जो इजाफी आयरन है वो भी बॉडी में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और उसके भी इससे कैंसर काजिंग, और वो बहुत इन दी लास्ट स्टेज बहुत हार्मफुल इफेक्ट है। मतलब कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मॉडरेशन में यूज़ करना चाहिए। अगर आपको उसकी डेफिशिएंसी नहीं है तो फिर आप उसको क्यों ले रहे हैं? अच्छा हिबा, एक सवाल जो कल मैंने बड़ा इस पर रिसर्च भी की अपनी तरफ से, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इसे बहुत अच्छी तरीके से बताएं। आजकल जो यंग मदर्स हैं उनमें आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है जब वो कंसीव करने वाली होती हैं, और फिर वो लगवाती हैं आयरन की ड्रिप्स। अब्बा भी गोरे हैं, अम्मी भी गोरी हैं, लेकिन आयरन की ड्रिप्स और इस तरह की चीज़ों की वजह से जब बच्चा पैदा होता है तो वो थोड़ा उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है। अब लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, पाकिस्तानियों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आदत है इस किस्म की बातें करने की, किस पे चला गया। अब ढूंढ के पूरे ख़ानदान में से वो बंदा चुनेंगे जिसका रंग थोड़ा गंदमी होगा, वो कहेंगे हाय हाय तो उस पर चला गया, माँ बाप पे क्यों नहीं गया, इसका क्या मसला हो गया। अगर पहले से बहन भाई मौजूद हैं तो उनके साथ कंपैरिजन शुरू हो जाएगा कि बहन भाई तो ठीक थे, इसको क्या हो गया, ये किस पे चला गया। इस तरह की बातें होती रहती हैं। आयरन की ड्रिप्स लगवाना ज़ाहिर है उस माँ के लिए भी ज़रूरी है और उस बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। अब ऐसा क्या किया जाए, या तो किसी फ्रूट से अपनी आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा किया जाए, तो आपने ये बताना है, या फिर अगर आपको आयरन की ड्रिप्स डॉक्टर ने रिकमेंड कर दी है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो फिर क्या ऐसी चीज़ हो सकती है कि बच्चे का जो रंग है वो या तो काला ना हो, और अगर हो जाए तो वो जल्दी से दोबारा से ठीक भी हो जाए? मैं आपको इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि एचबी आपने ये बिल्कुल जो है, जब मदर कंसीव करती है तो हमारी डाइट ही इस तरह की है कि हम फास्ट फूड पे डिपेंड करते हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी, हमें कोई सप्लीमेंट या इस तरह आईवी सॉल्यूशंस जो थे वो नहीं लेने पा रहे थे, पर अब जो सोसाइटी है वो उसमें है कि हमें लेने पड़ते हैं क्योंकि एचबी लेवल मदर्स का बिल्कुल भी ठीक बहुत कम हो जाता है। तो उसमें ये है कि पहले तो हमें देखना चाहिए टेस्ट करवा के वो मदर का आयरन जो है लेवल वो कौन सी स्टेज पे है। अगर तो वो थोड़ा सा ही कम है तो हम उसको फर्स्ट और फाल जो हम प्रायोरिटी देंगे वो डाइट के थ्रू देंगे कि हमें डाइट के थ्रू ही उसको रिकवर करना है। क्या खाना चाहिए? चिकंदर डाइट में नहीं, डाइट में सबसे पहले जो आयरन के गुड सोर्सेज हैं उसमें जो मीट आ जाते हैं, पोल्ट्री आ जाती है, रेड मीट जो है वो गुड सोर्स है। उसके अलावा जो ऑर्गन मीट्स है उसमें जो लीवर आता है, बीफ लीवर, जो मटन लीवर है वो वेरी गुड सोर्सेज ऑफ आयरन है। और जो हम फ्रूट ग्रुप की तरफ आए तो उसमें जो है प्लम, आजकल आलू बहारी का सीज़न आया हुआ है, वो वेरी गुड सोर्स है आयरन का। उसके अलावा हम नट्स में आए, नट्स में अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा, और डेट्स आपने जैसे जिक्र किया उसमें डेट्स में इतना अच्छा सोर्स है आयरन का। और इसके अलावा जो हम आयरन के लिए यूज़ कर सकते हैं वो जो जूसेस वगैरह, हम ABC जूस जो है वो रिकमेंड करते हैं। ABC मीन्स एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट, इन तीनों का मिक्सचर करके आप टेस्ट के लिए इसमें सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज जूस वो भी ऐड कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपके आयरन के स्टोर्स को बूस्ट अप करेगा। इसके अलावा ये करके, और अब आपने मुझे वो बच्चे के कॉम्प्लेक्शन के बारे में बताया, उसका बात करना चाहिए। अगर हम फ्रूट से, ये पहले तो हमें डाइट की तरफ करना चाहिए, अगर नहीं आयरन के आईवी सॉल्यूशन की तरफ हमें जाना पड़ रहा है तो वो भी लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली इसका कॉम्प्लेक्शन का जो है ना वो आईवी सॉल्यूशन से इतना ज़्यादा जो है ना वो रिलेशन नहीं है, उसका जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। आप कह रही हैं कि मदर जो है वो वाइट कॉम्प्लेक्शन की है और उसका जो है फादर भी है उनका कॉम्प्लेक्शन भी वाइट है, तो ये है कि उनके जीन्स जो हैं कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि पाकिस्तानी उनका कलर इस तरह का जीन्स, क्या पता उनमें जो वाइट जो है डोमिनेटिंग जीन्स वो आ जाए। को चेक करें,
तो कोई ताया चेक करे, इसी कोई तरह तो होगा। कोई तो होगा। हुमायूं ने वाकई वो बात की जो लोग कहते नहीं हिबा बाद में वो बच्चे ठीक भी हो जाते हैं जिनका, लेकिन जब वो पैदा होते हैं, हुमायूं आपने देखे कभी ऐसे बच्चे? उस शायद हो सकता है पुप्पी को सामने रखा हो किसी को, ताया उनके सामने बहुत रहा हो। ये नहीं, बेसिकली जो हमारा कॉम्प्लेक्शन है ये हमारी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। और उसके अलावा जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मदर की क्या पता कि वो मदर और फादर के अंदर जो है वो जब वो पैदा हुआ तब उसके जो डोमिनेटिंग जीन्स हैं उसमें मदर में वो कॉम्प्लेक्शन के वाइट हों, पर वो जो रिसेसिव जीन्स हैं वो जो है वो डार्क हों, तो जो बच्चे में अपेयर हुए हैं वो जो है वो रिसेसिव बड़े जीन्स अच्छे से एक्सप्लेन आप करिए, पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बच्चा जैसा भी हो मुझे लगता है सेहतमंद होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम उसे अच्छी डाइट देंगे उसका कॉम्प्लेक्शन एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट हो जाता है। क्योंकि देखिए लोहे के इंजेक्शन लेंगे तो बंदा फिर लोहे जैसा ही निकलेगा ना, फिर काला शाह। ये तो होता है कि मदर का जो भी मदर लेगी वो थ्रू आउट द डाइट जो है वो बच्चे को लगेगी वो उसी की तरफ जानी है। और ये है कि जब हम आयरन के ले रहे होते हैं कोई भी सोल्यूशन तो हमारा कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, पर इसका कोई मेजर इशू नहीं है क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम अपनी डाइट जो ठीक लेंगे तो वो फिर जब रिकवर हो जाएंगे वो सारे इनका HB लेवल नॉर्मल आ जाएगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपका कॉम्प्लेक्शन बिल फिर से ठीक हो जाएगा। चुकंदर का जूस इसमें कोई पार्ट प्ले नहीं करता क्योंकि मेरी बहन जो है वो उसका इतना बॉर्डर लाइन पे हमेशा से होता है कि वो बस अभी गई तो तभी गई, उसका ये हाल है लिटरली। और जब भी उसको इंजेक्शंस लगते हैं आयरन के इंजेक्शन लगते हैं नहीं, उसके बाद उसे कहा जाता है, पहले तो थोड़ा नॉर्मल किया जाता है ना उसके लेवल को, उसके बाद उसे कहा जाता है कि जी आपने चुकंदर का जूस पीना है, सुबह शाम रात वो बेचारी चुकंदर का जूस पी रही होती है और उसके बाद जाहिर है उसका दिल भी खराब होने लग जाता है। एक टाइम होता है ना हर चीज पीने का भी। डॉक्टर ने ये कहा होगा कि आपने नाना में चुकंदर के साथ है, अब एक दफा दिन में पिए, उसका बहुत ज्यादा खराब तो बदलना दिन में एक दफा पिए ना, चुकंदर से ही सारा आयरन पूरा करना, और भी कुछ चीजें खरीद लें। सोर्सेज है ना आयरन के, ये तो नहीं कि वो दिन रात सस्ता था ना, सस्ता था बहन ने कहा ये सस्ता है, चुकंदर सस्ती मिलती है, उठा लो ले लो। चुकंदर ढूंढना भी पता है कितना मुश्किल है, जब मौसम ही ना हो तो चुकंदर कैसे ढूंढे? तो गोश्त भी खाया करे ना, गोश्त नहीं खाती, गोश्त बहुत खाती है, तो गोश्त में बड़ा आयरन होता है। नहीं, गोश्त में बड़ा आयरन यही है कि आपको उन्हें डाइटिशियन के थ्रू प्रॉपर मील प्लान की जरूरत है, यही नहीं कि सिर्फ चुकंदर ही दिन रात पड़ गई ठंड। मुझे आवाज नहीं आई, थैंक गॉड। पड़ गई नहीं वो उसकी बात ही नहीं करी, मैं वैसे करी हूँ कि आपको पड़ गई ठंड, पहला पॉइंट आपने मार लिया, 1-0 हो गया। वो पॉइंट नहीं यार, एक तो ये अच्छा ये इसका भी मैं बता देती हूँ, मेरे पास जवाब मौजूद है कि हम लोग इतना ज़्यादा गोश्त को भून के खाते हैं जब उसका सालन बनाते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि या तो आप बॉइल्ड खाएं या आप स्टेक की फॉर्म में खाएं, लेकिन वो भी वेल डन नहीं होना चाहिए। हलीमा, इतनी खूबसूरत बात आपने की है कि हम लोग वेल डन नहीं करते, हम वेल डन करते हैं। इतना वेल डन होता है कि वो जब आपके मुंह में जाता है तो दांतों को कोई जरूरत नहीं होती। आपके पास नहीं भी है दांत तो आप उसे निगल सकते हैं गोश्त को, वो आप और लोग पता है इसमें बड़ी वाह वाह करते हैं, वाह 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 आपने सही गोश्त गलाया, ठीक है, सही गोश्त। तो मुझे लगता है कि अगर आप उसे थोड़ा सा गोश्त कच्चा रखें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। और जो लोग कहते हैं कि पेट में दर्द होता है, यकीनन होता है क्योंकि आपको आदत नहीं होती है। तो आप जैसे जैसे उसकी आदत बनाएंगे, हमारे घर में गोश्त कभी भी सही तरह नहीं गलाते, हम थोड़ा सा रखते हैं। आपसे मैंने एक चीज पूछनी है, मेरे पीछे से कुछ उतर गया, माइक शायद उतर गया, ठीक है ये उतर गया, ये लगा लो मैं साथ। अब आपसे अच्छा मुझे बताएं, आप साल में एक दफा तो हंसती होंगी? बिल्कुल, साल में एक दफा तो हंसती होंगी। नहीं, मैं यूजुअल में हंसती रहती हूँ। हमने या हमारे जोक्स अच्छे नहीं है, आप बताएं उसको बेहतर करें। बहुत अच्छी आपसे बात करके बहुत अच्छा क्या करें, हम ऐसा क्या करतब दिखाएं कि आप मुस्कुराएं और हंसें और आप हमसे बात करें, ऐसी क्या चीज हम करें? अच्छा आप मुझे बताएं, मुझे नहीं समझ आती, लोग कहते हैं विटामिन डी की पाकिस्तानी में बहुत कमी होती है। हाँ जी, कैसे कमी होती है? पूरा दिन धूप में हम फिरते रहते हैं, अल्लाह माफ करे, हमारे रंग बहुत प्यारे थे, हम पाकिस्तानी बड़े खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन धूप ने हमें इतना खराब कर दिया है कि अब आप देखें आधी बाजू कोई और रंग की, आधी बाजू कोई और रंग की होती है, हमारी गर्दनें किसी और रंग की होती है, हमारी शक्लें किसी और रंग की होती हैं। और कित्थों लें विटामिन डी, क्या हो गया ये जो कहते हैं कि विटामिन डी की कमी है और उसका सनलाइट से क्या रिलेशन है, वो ये कि ये नहीं कि थ्रू आउट दी जो आपको डे में ड्यूरेशन में जो आपको धूप मिल रही है उसमें विटामिन डी नहीं होता। विटामिन डी जो है वो एक चढ़ते सूरज में
मतलब कि अर्ली मॉर्निंग की जो 30 मिनट्स या एक ड्यूरेशन है 1 आवर, जब आपको सूरज निकल रहा हो तब सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, और जब सूरज गुरूब हो रहा हो तब जो रेज होती है सनलाइट की तब जो है विटामिन डी मिल रहा है। ये नहीं अब ये टाइम दोबारा बताएगा, जब सूरज निकल रहा हो सूरज निकल रहा हो उसके 30 मिनट वो विटामिन तो डी मैं किसी पहाड़ पे चढ़ जाऊं जब सूरज निकल रहा हूं, मैं वहां खड़ा हो आप अर्ली मॉर्निंग, इसलिए तो कहते हैं सुबह सवेरे उठ के तो वॉक करनी चाहिए या फ्रेश एयर में जाएं, तब सूरज निकल रहा होता है। लेकिन वो मैं जहाँ रहता हूँ इतने प्लाजे बने हुए, धूप को तो आने ही नहीं देते आगे, क्या करूं फिर? ऊपर छत पे चला जाऊं? वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैं सच पे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल इस तरह, इसीलिए कहते हैं ओपन एयर में जाएं, ग्रीनरी और बाहर जो वॉक्स वगैरह के लिए पार्क्स बने हुए हैं उनमें जाएं। वो जो जब तब रेज आ रही होती हैं तब एनवायरनमेंट में तब विटामिन डी अच्छा, सूरज निकलते हाँ वक्त और शाम को दोनों, हाँ जी, जब सूरज गुरूब निकल रहा हो और सूरज गुरूब हो रहा हो उनकी साइंटिफिकली यस। तो ये जो अंग्रेज इतनी धूप सेकते रहते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता। माइनर सा विटामिन डी जो मेजर सोर्स है वो सनलाइट की रेज जो सूरज निकल रहा है और सूरज गुरूब हो रहा है वो विटामिन वो डी जो आप कह रही हैं राइट, वो टैनिंग के लिए करते हैं, वो विटामिन डी के लिए नहीं करते। दे वांट टू गेट टैन, वो अपना रंग टैन करने के लिए वो सनलाइट लेते हैं। आई डोंट नो क्या उनका बस दिमाग है ये नहीं। हमारे साथ तो नहीं है, अभी आपके साथ है, अब हमारे साथ होंगे। याया अस्सलाम वालेकुम, याया गुड मॉर्निंग। अच्छा मुझे आवाज नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम याया भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थोड़ी सी आवाज आहिस्ता कर दे, मेरी रूह कब्ज हो गई है। आप लोग एनर्जी देते हैं, आप लोग की नोक-झोंक देख के ना हमें बड़ी एनर्जी मिलती है। लेकिन हलीमा एक बात ना करना बहुत ज्यादती हुई। कल जो रेस्क्यू ऑपरेशन बडगाम में फौज ने किया है और 8 लोगों को सर्वाइव किया है 600 हाइट फिट से, जी जी, दैट वाज अमेजिंग। यकीन करें कि इतना डिफिकल्ट टास्क था। बिल्कुल याया भाई, शुरुआत ही प्रोग्राम की शुरुआत ही वहां से मैंने की थी कि ये बहुत मुश्किल था। यस बिल्कुल, हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और इसको सराहना चाहिए। आंसर पाक आर्मी का भी बहुत ज्यादा हमें इस पे देना चाहिए कि माशाल्लाह उन्होंने इतनी जल्दी किया। यही तो मौके होते हैं जहां ये आर्मी इस तरह के लोगों को रेस्क्यू करते हैं, अपने लोगों को बचाती है, तो हमें ये अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी नजर में जो है ना, मेरी नजर में ये है कि हमें अपने जो सारे इख्तिलाफ ना भूल के अपनी जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो हमें सबको साथ खड़ा होना। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए ये लड़का जो कितना भी कुछ खा लेना, इस पर कोई असर होने वाला नहीं है, ये मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही ये बात तो है। अच्छा देखिए, बैलेंस अच्छा खाना कहाँ से खाएं हलीमा भाई? देखे केमिकल वाले मसाले हैं, चीजें मैनिपुलेटेड हैं, सारी मिक्स अजीब, कोई ओरिजिनल चीज मिलती नहीं है, और जाहिर बात है तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन याया आपकी बेगम वापस आ गई? बेगम जी, अरे हाँ, बड़ी गलती हो गई। कल इनकी सालगिरह थी, आपसे से मुझे बर्थडे विश करानी थी, मैं भूल गया। मेरी वाइफ का नाम फरजाना है, तो प्लीज बर्थडे विश जरूर कर दें। आपने कुछ किया उनके लिए कल? मैंने कल उनको भाई उनको चाहिए था कैश। वो कहती है गिफ्ट आप अच्छे नहीं लाते, कैश ले लें, तो मैं कैश आपने काम करना, आपने अच्छा सा फेशियल कराना है ताकि आपकी क्रोकोडाइल स्किन जो है वो स्मूथ एंड मुलायम हो जाए। यार देखिए, अब कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग कराओ, हमारी तो शादी को वैसे 25 साल में वैसे। इसमें क्या ऐसी बात हो गई यार, अभी आप जवान हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरी स्किन वैसी अच्छी है, मुझे फेशियल की जरूरत पड़ती नहीं है। देखिए मेरे चेहरे की असल खूबी ना मेरी हंसी और मेरी मुस्कुराहट है। जितनी भी लोग मुझसे पूछते हैं कि जब तुम इतनी तकलीफ में भी होते हो, तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ कैसे रहता है? अल्लाह ताला मैं कहता हूँ कि मेरा दिल साफ है, मैं लोगों के लिए अच्छा सोचता हूँ और अच्छा कहता हूँ। कोशिश ये होती है कि किसी का दिल ना दिखाऊं, मेरी हमेशा ही कोशिश होती है अपने अल्फाजों से किसी को दुख ना पहुंचाऊं। ये बात है यार, आपकी बातों से यकीनन ये झलकता भी है, यकीनन। हाँ, मैं अपनी बहन से ये सवाल करना चाहता हूँ, हमारी डॉक्टर साहिबा से, कि देखिए बात ये कि मैं बच्चों के लिए स्पेशली करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए वो इतना जंक फूड का जमाना है, ऑनलाइन फूड्स हैं, और जाहिर बात है वो बैलेंस नहीं है। आपने ये टिकट बहुत अच्छे चल रहे हैं आपके, खाना वक्त पे खाना चाहिए, खाना वक्त पे खाते नहीं है, प्रॉपर खाते नहीं, गैजेट हाथ में होता है, आधा मुंह में निवाला होता है, आधा कहीं और होता है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इस जमाने के अंदर इतने बैलेंस डाइट लेके कैसे चलना चाहिए, जबकि वो बच्चे अगर घर में सब्जी पके ना, बिलीव करें हलीमा देव, तो उनको अब भूख नहीं लगती है और रात को 12 बजे वो ऑनलाइन कुछ मंगा लेते हैं। अल्लाह याया, मैं इस तरह के बच्चों को नहीं जानती कसम से। मेरी बहन के जो बच्चे हैं वो इस कदर अच्छे बच्चे हैं कि मैं बस आपको क्या बताऊं। मैं इस तरह के बच्चों को नहीं जानती और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानना भी नहीं चाहती। जिनको सब्जी बने तो वो नहीं खाते। ये हमारी डॉक्टर साहब बताएंगी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है याया, यहाँ तक बहुत सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सॉरी, और भी लोग कॉल पे इंतजार कर रहे हैं, और तमाम कॉलर्स को आज मेरी तरफ से सलाम हो। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग याया। हमारे साथ कशफ राना भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कशफ। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज है? हम आइयो आज ढीले ढीले लग रहे हैं कुछ।
बस अब आपने मेरा तबीयत दिल ही नहीं टूट चुका है। पूछी, तबीयत ही नहीं पूछी हुमायूं। मैं यही पूछ रही क्या बात है, आज ढीले ढीले क्यों लग रहे हैं आप? बस कश्यप, दुनिया ही ऐसी है, क्या करे, होना पड़ता है ढीला। मुझे लगता है आप कल से डिसार्ट हुए हुए हैं बहुत डिसार्ट हलीमा के रवैये से। अच्छा, मुझे याहिया भाई की भी तारीफ करनी थी, माशाल्लाह बहुत ज्यादा नॉलेजफुल पर्सन है। उनको जिस टॉपिक पर भी वो बात करते हैं इतना नॉलेज होता है कि वो शेर हासिल गुफ्तगू कर सकते हैं। I'm मैं sorry, बड़ी इम्प्रेस हूँ guys, उनसे। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आहिस्ता करें टॉक बैक। मैं यकीन माने 2 मिनटों बाद मेरी रूह कब्ज हो जाएगी और फिर मैं शो से प्रवास कर जाऊंगा। जी शुक्रिया जी कश्यप। तो वो मैं और एक आधे सवाल से तो उनका कुछ बनता नहीं, जब तक 3-4 सवाल ना वो कर ले। वो एक आधे सवाल से उन्हें यकीन नहीं है या भाई 3-4 सवाल करते हैं। मैं वैसे इम्प्रेस हूँ उनसे, नॉलेज बहुत है उनके पास। अच्छा, मैं अपनी दोस्त से कल मंगेतर से मिला ना, बता रहा हूँ, तो उसका मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहती है मेरा नाम कश्यप है। अच्छा, मैंने चीजें उठाई, मैं बाहर निकल गया। मैंने कहा एक काफी है मेरी जिंदगी कश्यप, दोगुनी हो सकती है। अच्छा भाइयों, आपके लिए मैंने ना चंद सतरें लिखी हैं आज आपको फ्रेश अप करने के लिए। सुना दे यार। सुनाए जी, सुनाए। कश्यप हाँ, सुना इसके दे। बाद मैंने सवाल पूछना है। कोई दिल के गम का सुनाइएगा ताकि मेरा गम जो है वो निकल आए बाहर। हल्का हल्का फुल्का हो जाना, आपने देख लेना इंशाल्लाह। चलो, ठीक है। ओके, सुनाए। हुमायूं के अंदाज निराले, हाय हाय हुमायूं के अंदाज निराले, हलीमा से कहाँ छुपने वाले। हाय हाय हाय। आजिज़ी का ये आलम देखो, देखो देखो। आजिज़ी का ये आलम देखो, जमीन से चीज उठा के खा ले। हाय 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 हाय। ठा 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 ठा। बताए, बड़ा ही सताई किस्म का शेर आया। इतना फिट है भाई। आगे आगे। अच्छा, आगे आगे। जब भी दिल उदास हो तेरा, जब भी दिल उदास हो तेरा, हलीमा को भी पास बुला ले। और करना चाहो जो खुदकुश हमला, करना चाहो जो खुदकुश हमला, जल्दी से फिर ब्याह खड़का ले। थोड़ा सा नाम हल्ला नरम था गुल्ला। शेर। हाँ, ठीक है, आगे। हल्ला गुल्ला चाहो तो फिर, हल्ला गुल्ला चाहो तो फिर ब्याह पे फिर कश्यप को बुला ले। वाह 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 वाह, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। जरूर भाई, बड़ा मेरी मजा। तरफ से मैं आप सबको इनवाइट करूंगी हुमायूं के ब्याह पे। बहुत बहुत अच्छा इंशाल्लाह। लगा। थोड़ा सा नामहरमी का इसमें एलिमेंट था, वो नामहरमी वाला एलिमेंट निकाल दें। बड़ा इस्लामी कैसी लड़का। लगी? बहुत बहुत मजे का। अच्छी, बहुत अच्छी। आप अच्छे, आप जोर से करे तो नहीं कुछ नहीं नहीं, आप करे तो कैसे हमें अच्छी ना लगे। आपके आप अच्छी खातून है। आज मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए। आज मैं बड़ा दुखी हूँ। कश्यप, चलते हैं आज। आप तो सवाल पूछ रहा था। जी जी, मेरा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि डॉक्टर साहबा, मुझे भी आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की। तो डॉक्टर साहबा ने मुझे दिए थे सप्लीमेंट्स, तो मैं 15 दिन की उन्होंने मुझे डोज दी थी, जो कि मैंने तकरीबन 1 महीने में ख़त्म की है। हाँ जी। तो वो बच्चों में भी मेरे है आयरन की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो उसको कैसे हम सप्लीमेंट के अलावा कैसे हम दूर कर सकते हैं? दूसरा मेरा सवाल ये है कि अंडे का है, बच्चों को डेली बेसिस पे हम अंडा दे सकते हैं? क्योंकि ये सुना मिथ है, या मुझे क्लियर कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि गर्मियों में अंडा रोज नहीं देना चाहिए। ये सुना है। That's a very good question. ठीक है, बहुत ठीक है। अच्छा थैंक यू सो मच कश्यप। हम अच्छा, पूछते ये हैं कहा दोनों सवाल। जाता है हिबा कि जो अंडा होता है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आपने नाश्ता नहीं भी किया, ये भी मिथ है कि आप एक अंडा खा ले तो वो काफी होता है। तो जरा इस वजह से प्लीज एग जो है वो एक होल मील है, जिस तरह एक मिल्क होल मील है, एग में भी पूरे एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि आजकल वाकई बहुत मिथ है जी कि गर्मियाँ आ गई हैं तो बच्चों को अंडा नहीं देना चाहिए या थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। क्योंकि ये न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से गर्म और ठंडा कुछ भी नहीं होता। अगर बच्चे में कोई एलर्जी है एग की तो फिर हम अवॉइड करेंगे, नहीं तो एग जो है बच्चे को डेली बेसिस पे एक अंडा जो है वो ज़रूर देना चाहिए। ये एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा बच्चे की जो बेसिकली जो है एग बेहतर है कि आप जो है ना ब्रेकफास्ट में स्टार्ट करें, ताकि बच्चे की जो डे का स्टार्ट है वो अच्छे प्रोटीन सोर्स से हो, ताकि उसका बाकी का डे है वो बहुत अच्छा गुजरे। हिबा, आपने ये भी बताना है कि कुछ लोग जो जिम वगैरह जाते हैं बहुत ज्यादा अंडे खाते हैं, क्या दैट इज राइट आल्सो? एंड देन वी विल गोइंग टू आस्क यू कि जो जहिया ने सवाल पूछा कि आजकल की दौर में आप कैसे डाइट कर सकते हैं जब 41 दिन में आपको मुर्गी पक के तैयार हो जाती है, मतलब वो चूजे से 41 दिन में मुर्गी बड़ी हो जाती है, अंडे आपको ऑर्गेनिक नहीं मिलते। तो जब कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है तो फिर आप कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं? पूछेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। हम रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक और सो।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? हमारे साथ इरफान है लाहौर से। इरफान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं इस बंदे को नहीं जानती। आई डोंट नो। इरफान भाई जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, अल्लाह का शुक्र है। हम डेली आपका प्रोग्राम देखते हैं थैंक यू। और अल्लाह की कसम ऐसे लगता है जैसे हम एक फैमिली में बैठे हुए हैं। सही आप बात कह रहे हैं। आप कसम ना भी उठाते तो मान लेता मैं भाई। इतना आपने क्यों नहीं, किया? असल में ये इसलिए जरूरी हो गया था कि मैं वही हूँ कल वाला मियां इरफान यूसुफ। याद आ गए मुझे आप। मियाँ साहब आप जो है ना क्या करते जा रहे हो उस पर? बेसिकली ना जी, मैंने खुद ये 50 प्लस एज में बहुत सारे काम किए हुए हैं जिंदगी में। मैं अल्लाह का शुक्र है हजामा थेरेपिस्ट हूँ, हर्बलिस्ट हूँ, क्लिनिकल योगा एक्सपर्ट हूँ। क्या बात है भाई, वाह, हिजामा वाह। थेरेपिस्ट की हमें बहुत जरूरत है और हमारे पास इतने कॉलर्स आते हैं कि हिजामा वालों को बुलाएं भाई। अच्छा, जो भी मियाँ होते हैं वो हर चीज कर लेते हैं। मियाँ साहब हर चीज कर लेते हैं, ये मैंने देखा है, ये चीज है। जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं, आप है किस इलाके से? करता भाई, आप है किस इलाके से? मैं बेसिकली मेरा पहले क्लिनिक लाहौर था, सियालकोट का मुझसे रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ से लाहौर माइग्रेट कर गया हुआ था, अभी वापस सियालकोट। तो आपको क्या लगता है मियाँ साहब आप वापस आएंगे? मतलब आप इस्लामाबाद आएंगे? जी इंशाल्लाह ताला आएंगे। जब आप बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला आएंगे। बुला तो बड़े अरसे से आ रहे हैं। जी, एमएससी साइकोलॉजी हुए हैं। माशाल्लाह जरूर माशाल्लाह। आप मियाँ साहब इस्लामाबाद चक्कर लगाएं और प्लीज हमारे पास आएं। और जिस मौजू पे कहेंगे इंशाल्लाह ताला उसी पे डिस्कशन नहीं नहीं, हम इंशाल्लाह हिजामा पे बात करेंगे। डॉक्टर इंशाल्लाह फिर दोगे आपको डॉक्टर साहबा का, बात कर ले उनसे। जी डॉक्टर साहबा। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी इन्होंने सारी बातें की। बेसिकली याद रखिएगा कि जो मेरा लेक्चर्स मैंने अल्लाह का शुक्र है बेशुमार मोर देन 150 डिफरेंट टॉपिक्स पे पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में मैंने लेक्चर दिया। माशाल्लाह। जो मेन कंटेंट और जहाँ से मेरा स्टार्ट होता है वो ये होता है कि जब हम फितरत से हटते हैं तो बीमारियां आती हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। फितरत कल जो आपके पास आई हुई थी, मैंने उस वक्त भी कॉल करने की कोशिश की थी, नहीं हो सकी थी। फिजिकल फिटनेस एक्सपर्ट जो थी जी जी, तो उन्होंने भी जब कहा था ना कि सुबह 5 बजे मैं उठती हूँ, तो वो बहुत अच्छा मुझे अपील किया कि यार ये वाकई जो है ना वो बड़ी नॉलेजफुल भी थी, उनके पास बड़ी अच्छी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दैट इज ट्रू। जी, तो आपका प्रोग्राम इसलिए इतना अच्छा है। मैं और मेरी मिसेज, मैंने 11 बजे क्लिनिक पे जाना होता है, आप यकीन नहीं करेंगे कि आखिर तक आपको देख के गुड बाय करके फिर मैं क्लिनिक पे जाता हूँ। बेगम कहते चले जाओ, आप नहा लो, तैयार हो। मैं मेरी गल तो सुन लेना पहले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहीं नाश्ते का मसला है, कहीं बेगम डाल रही है, लेकिन घर पर बात कर दी मैंने। आज आपका वादा था कि आपने पर्पल कपड़े पहन के आने, आपने फिर ये ब्लू पहने हुए। ना आज हमने ब्लैक का कहा था कि हम ब्लैक पहन कर आएंगे, पर मसला ये हुआ है कि पर्पल था, मेरे ध्यान में नहीं है। ब्लैक था। पर इंशाल्लाह कल हम इंशाल्लाह ब्लैक में मलबूस आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया, ख्याल रखिए अपना, ऑफिस जाए। इसमें माजरत के साथ जो मैं इनके साथ ऐड करना चाहता था, जी सबसे पहली चीज कि देखिए कि जो मैं अपने पेशेंट्स को भी सबसे पहली चीज गाइड करता हूँ कि जब भी दुनिया में कोई भी जानदार आता है, जैसे गाय का बछड़ा पैदा होता है, तो सांस लेने के बाद, ऑक्सीजन इनटेक के बाद सबसे पहले वो क्या पीता है भला? वो माँ का दूध होता है, दूध नहीं होती। जो हमें ट्रेडिशनल लैंग्वेज उसको बोला बोलते हैं, ये बोली बोलते हैं। और मतलब हम बड़े शौक से खाते हैं, हम उसको बहुत अच्छी होती है, चावलों के साथ बहुत होती मजे की होती है। जी मैं मेरी बात प्लीज मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला ने कि आखिरी 5 से 10 दिन भैंस को या गाय को दूध नहीं आता कि मैं उसका पनीर बन रहा होता है इकट्ठा होकर। इतनी स्ट्रॉन्ग चीज वो बन जाती है कि अगर 10 किलो डेली भैंस दूध देती है तो वो 10 दिन का 100 किलो का वो पनीर थोड़ा सा बनता है। इतना स्ट्रॉन्ग होता है वो। उसी तरह जब हम सोते हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया हुआ है कि तो जब तुम सोते हो, तुम मर जाते हो, तुम्हें अल्लाह ताला दोबारा रूह देता है, सुबह दोबारा जिंदगी अल्लाह ताला देता है। और जब सुबह अल्लाह ताला दोबारा जिंदगी दे रहे हैं तो हम लोग अपने साथ क्या कर रहे हैं? खाली पेट चाय ले रहे हैं, खाली पेट कोई 2-2 घंटे खाली पेट रह रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारा जो लाइफ पैटर्न है ना वो सारा खराब हो गया है। जी, तो इसमें जी बिल्कुल। हमारे साथ और कॉलर भी मौजूद है, फिजा है मेरे ख्याल से, निदा रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम निदा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका हलीमा? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने ये स्पेशल कॉल हमायों के लिए की है क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे लगा हमायों को आज चुप लग गई है
और मैं मुझसे रहा नहीं जा रहा था और मैंने कहा कि नहीं, आज मैंने लाजमी कॉल करनी है हमायों के लिए। निदा बहुत मसाइल है जिंदगी में, लोग बहुत तंग करते हैं मुझे। क्या करूं? पहले मुझे यही लगा कि यार मुझे लग रहा है कोई दुख लेकर आए मैं हमायूं, जो ये आज बिल्कुल चुप है शो पे। लेकिन उसके बाद मुझे लगा आवाज सुनकर कि नहीं, असल में ही खराब है इनकी आवाज। और ये वैसे भी एलर्जी का सीजन चल रहा है हमायूं, और जितना मेरी बच्चों को एलर्जी है ना, आप सोच नहीं सकते। उन्हें पोलन है, सीजन जैसे चेंज होते हैं उनकी आंखें सूज जाती हैं, छींके निदा लोग भी बहुत दुख देते हैं यार, मैं बहुत दुखी हूँ आजकल। ये लोग बहुत बुरे हैं इस दुनिया में, क्या करूँ निदा? आप जरा कोई मशवरा तो दे मुझे। सबको इग्नोर करें और आप जैसे हैं वैसे ही रहें। अरे निदा मेरी बहन दिल खुश कर दिए कसम से, वरना ये लोग जीने नहीं देते मुझे यार। नहीं, मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है। आपके लोग जो हैं बड़े खिलाफ भी हैं और बहुत पसंद भी, कुछ लोग बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन आप मेरे जैसे, मेरे और निदा जैसे लोग पसंद करते हैं। कहती रहे निदा, बात करती रहे, बिल्कुल करती रहे, बिल्कुल। तो आपके लिए मैंने कॉल इसलिए की थी कि प्लीज दिन में अमाइयों 2 से 3 दफा नीम गर्म पानी में शहद डाल के लाजमी पीजिएगा। और फिर मैं कहती हूँ इतना फर्क पड़ता है कि कल आप शो पे देखना कैसे इधर उधर भाग रहे होंगे जैसे आप भागते हैं अलीमा की तरह। क्योंकि आज ऑनेस्टली शो में सिर्फ अलीमा ही अलीमा नजर आ रही है, वो हमायों का जो एलिमेंट होता है ना वो जरा गायब है। हाँ, आज थोड़ा सा मूड भी खराब है मेरा, बच्चे नहीं, वो बिल्कुल पता चल रहा है, वो बिल्कुल पता चल रहा है। बिल्कुल इंशाल्लाह निदा, कल जो है ना हुमायूं ऐसे ही होंगे जैसे हमेशा से होते हैं। आपको नजर होते इंशाल्लाह। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो आज। एक तो मैंने ये भी बात करनी थी, अलीमा स्पेशली ज्यादा प्यारी लग रही है। हमायूं तो मतलब शुरू में मुझे था हमायूं को क्यों खड़ा किया हुआ है, ये बात क्यों नहीं कर रहे, ना हेलो ना मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन प्लीज हमायूं ये जरूर करिएगा, इंशाल्लाह आप कल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच निदा फॉर कॉलिंग। हिबा, आपको भी इसमें मैं शामिल करूंगा। जब आप फैमिली में होते हैं ना, आप बाहर दोस्तों में होते हैं या फैमिली में होते हैं, तो आपकी मूड ख़राब हो तो नोटिस करते हो कि वो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपसे चाहते हैं। मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ था कि ऑन स्क्रीन भी, स्टूडियो में भी आपसे लोग इतना प्यार कर सकते हैं कि वो चीज़ नोटिस करेंगे, वो आपको कॉल करेंगे। हलीमा और मेरी एक एक चीज़ की जो है वो चीज़ को नोटिस करते हैं। दिस लिटरली निदा, ये आप लोगों की कॉल्स जो है ना, ये मेरा बहुत मूड ख़राब था, नो डाउट मेरा बहुत मूड भी ख़राब था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी सुबह में, और क्योंकि काम का प्रेशर भी बहुत होता है। और माशाल्लाह ये वीक जो है मुझे लगता है 1.5-2 साल का वीक है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो बड़ा लंबा वीक है। आपसे उसके सवालों के जवाब देंगे उम्मे हादी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आप दोनों का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत टाइम निकाल के बड़ी मुश्किल से देखती हूँ। और हुमायूं भाई के लिए मैं एक बात कहूँगी कि आप ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। आप प्लीज वैसे ही हो जाए जैसे शुरू में थे। आप एनर्जेटिक ही अच्छे लगते, हंसते मुस्कुराते। हाँ इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ मैं भी। आप देखिए और आपके लिए दुआएं, आप अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अगर आपकी तबीयत खराब है तो। आपसे एक बात पूछनी है मैंने। जी। आपका नाम किसने रखा है? बहुत खूबसूरत नाम है। एक्चुअली मेरे बेटे का नाम है हादी और उम्मे हादी मीन्स हादी की मदर। यार इतना कोई मुझे प्यारा लगा है उम्मे हादी, बिकॉज वो फिर मुझे इस्लामिक वो याद आ गया। बट बहुत। तो आपका असल नाम क्या है? असल नाम क्या है? मेरा असल नाम भी काफी बड़ा है, नाज अफशा। बड़ा तो नहीं है, खत्म हो गया नाज अफशा, छोटा सा तो नाम है। अच्छा, आपने उम्मे हादी क्यों चूज किया है वैसे? एक्चुअली बस ज्यादातर मैं अपने बेटे का नाम ही यूज करती हूँ, तो आई थॉट कि ये बेटर रहेगा। अच्छा, अगर आपको ये पसंद है तो ये भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और बहुत मुनफरिद है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो डिफरेंट होती है दूसरे से, वो जाहिर है आंखों को सुनने में ज्यादा अपील करती है। तो बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। सलामत रहिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मेरा जी डॉक्टर साहब से बात करनी। जी करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मेरे ना एक ये प्रॉब्लम है कि मेरे ना आयरन डेफिशिएंसी भी है, मेरी विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी है, फॉलिक एसिड एंड B12। और आयरन मेरा वैसे HP लेवल तो फिर भी ठीक है, 11 है, लेकिन मेरा आयरन सीरम बहुत लो आया है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं गोश्त नहीं खाती, मैं एलर्जिक हूँ गोश्त से, बकरे और बड़े दोनों से। तो मैं नेचुरल डाइट से भी नहीं पूरी हो रही, और जो मैंने आयरन लेना शुरू किया तो वो तो मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं होता। आफ्टर 3 डेज वो मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ जाता है। तो एक तो मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि मेरी डाइट में ऐसा क्या हो जो
ये डेफिशिएंसी पूरी हो। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी आयरन विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी आई है, लाइक 13.5 मेरा विटामिन डी है। तो मुझे वीकली जो है वो मैं वो जेल वाले कैप्सूल ले रही हूँ 2 lakhs IU वाले ना। तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं ये कितने लेने चाहिए? जैसे 13.5 अगर मेरी डेफिशिएंसी है तो फिर मुझे कितने लेने चाहिए? वीकली में ले रही हूँ, मुझे 6 रेकमेंड किए थे, तो क्या उसके बाद भी मुझे लेने चाहिए या बस मुझे 6 के बाद स्टॉप कर देने चाहिए? ओके, ठीक है, थैंक यू। हुमैरा की कॉल ले लेते हैं। आपने प्लीज सवाल याद रखना, हम जल्दी जवाब लेंगे। हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमायूं भाई बड़े उदास लग रहे हैं आप। आपने यही पूछने के लिए कॉल किया है ना कि हुमायूं को क्या हुआ, जल्दी से पूछे भाई, हुमायूं का मूड ठीक करें आप लोग। कुछ भी नहीं कर रहे आप लोग, ये क्यों हुमायूं का मूड नहीं अभी तक ठीक हुआ? नहीं, हुमायूं ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੀ ਸੈਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਪਾਇਆ। ये किसी को शायद पंजाबी वाले से उनको समझ आई होगी आपने क्या कहा। मुझे नहीं आई जो डोली में डालते हैं जिस लड़की को उदास होती है, थोड़ा ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਲ ਕਸਬੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ, सिखो पंजाबी तुसी भी। असल में ना मेरे पेरेंट्स नहीं, सारी है। मैं बताती हूँ, मेरे पेरेंट्स दोनों अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी हैं, लेकिन क्योंकि मेरी मदर को पंजाबी नहीं आती तो इसलिए मुझे भी नहीं आती। लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह आप भी सीख लेती पंजाबी तो क्या होता? यार मुझे नहीं, मतलब मेरे घर में कभी किसी ने बोली ही नहीं ना, तो मुझे नहीं आता। एक बात है जी 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 जी, उर्दू बोलिए ना तो मेरा तो मुंह ही दुखन लग जाता कसम में, उर्दू बोल बोल के मुंह ही मिंगा चिपका। मुझे लगता है कि मेरा पंजाबी बोलने से दुख जाए। अच्छा, मुझे पंजाबी समझ आ जाती है पूरी, अच्छा, लेकिन जब बहुत कोई ठेठ बोलता है तो मेरी अम्मा ते अब्बू ना वो पहाड़ी च गल करने ने, ठीक है, ते जिले मैं आखा उन्होंने कि तुसी उर्दू च गल करो तो कहते मैं इन्ना मुंह फिड्डा नहीं कर सकता यूं या यूं करके, और जरा समझना समझना वो है गल है। तो तुसा ठीक हो, सब कुछ ठीक है, खैरियत ही उत्थे? शुक्र अल्लाह दा। मेरा डॉक्टर साहब ना एक सवाल सी। जी जी पूछ लो। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अंग्रेजी भी अच्छी बोलती हैं। अच्छा, पूछे सवाल, कह दिया उन्होंने गुड मॉर्निंग। आता सारा कुछ है, लेकिन शो दे विच भी तो थोड़ा जिहा अपना दिखाना चाहिए है ना। हाँ, बिल्कुल। सवाल पूछे। सवाल ये है कि डॉक्टर साहब मैं जो भी कुछ खाती हूँ ना मुझे एलर्जी हो जाती है, और मुझे डॉक्टर ने बताया था जी आप टैबलेट लें, टी डे खाएं, एस्ट्राजिन खाएं। वो मैं खाती हूँ ना तो मुझे उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन इतना वो कुछ भी खाना खा लूँ ना, चाहे वो गोश्त है, चाहे वो सब्जी है, दाल है, कोई भी, गर्मियों में तो खुसूसी मुझे डेली ही खानी पड़ रही है वो गोली। कोई मुझे ऐसा बताएं जिससे मुझे कोई सिरप दे दें या कोई मुझे कुछ बताएं कि ये मेरी एलर्जी से ना जान छूट जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने सवाल सारे रखते हैं, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपके सब सवालों के जवाब देंगे। हिम्मत जाएगा रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक और सो। वेलकम बैक। बहुत मजे का है ये बहुत। ये हुमायूं की अम्मी ने जो है ना सैलेड बना के भेजा है, और आप लोग यकीन नहीं कर सकते कि कितने मज़े का है। प्लीज़ आंटी, प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, इसकी जो रेसिपी है ना वो बता दें प्लीज़ मुझे। जिस जालिम नजरों से डॉक्टर साहिबा देख रही हैं, उन्होंने आंखों से खा लिया इसको। हालांकि हमने शेयर किया है, आप दिखाएं उनको, उन्होंने आंखों से इसको खाया। हालांकि मैंने उनको दिया है चमचा जो आप उनके दाएं जानिब देख रहे हैं, वो चमचा उन्होंने खा के रखा है। ऐसा नहीं हमने नहीं दिया। जितने कैमरामैन जो देख रहे हैं वो भी चाह रहे हैं कि बाद में उनको भी मिले। जिस स्पीड से हलीमा खा रही है ये किसी को नहीं मिलने वाला। ठीक है, थोड़ा सा छोड़ देना, सब भी एक एक चम्मच मार लें इसमें। नहीं, आगे जल्दी से वापस आते हैं, आप सवालों को जवाब दें। पहले याया से डाइट फूड कैसे हम लोग मुहैया करें जब है ही नहीं, जंक फूड खाते हैं, और जब कुछ भी ऑर्गेनिक है ही नहीं। पहले वो सवाल। फिर कशफ का आयरन डिफिशिएंसी। उन्होंने बोला था कि आज के दौर में इतनी मॉडिफिकेशंस हैं डाइट में, तो हम नेचुरल डाइट की तरफ किस तरह से आएं, यही बात थी।
बिल्कुल ये बात थी। यही है कि हर तरह की कंडीशंस तो पाई जाती हैं कि हम बेसिकली बिल्कुल मॉडिफिकेशन डाइट्स में हो गई है। 40 डेज़ में पोल्ट्री जो है वो रेडी हो जाती है, और हम वेजिटेबल्स की तरफ जाएं तो उनमें भी इतनी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ होती हैं कि उसकी भी तरफ हम ऑर्गेनिक डाइट की तरफ नहीं आते। तो इसी वजह से तो हम सब इश्यूज़ जो हैं, जो आजकल जो कॉर्मोबिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ और ये हाइपरटेंशन और ये कोलेस्ट्रॉल के और जो सब कार्डिक पेशेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आजकल हम इन्हीं वजह से फेस कर रहे हैं। तो इस दौर में हम जो ये चीज़ें कर सकते हैं कि जो हमारे पास सोर्सेज मौजूद हैं उन्हीं में से प्योर डाइट लेने की कोशिश करें। कि आज के दौर में जो हेल्दी बैलेंस डाइट है वो क्या हो सकती है, कि ये नहीं मैं करूँगी सजेस्ट कि आप अपनी डाइट में से फैट जो है वो एक्सक्लूड कर दें या शुगर जो है वो एक्सक्लूड कर दें, कार्ब एक्सक्लूड। हेल्दी बैलेंस डाइट ये है कि आप अपनी फूड के अंदर हर फूड ग्रुप को इंक्लूड करें, हर चीज़ इंक्लूड करें। अच्छा, अब जो उन्होंने बच्चों वाली बात की थी कि आजकल बच्चे नहीं खा रहे हैं, तो ये कौन से बच्चे हैं जो नहीं खा रहे? क्यों नहीं खा रहे बच्चे? बिल्कुल, बच्चों में ये हैबिट्स, ये मदर और ये हमारी ही गलतियां, वो हमें तो फॉलो करते हैं, वो किसी और को तो नहीं देखते। वो जो हम करते हैं उन्होंने वही देख के बाद में वही फॉलो करना। अच्छा, मैंने एक बात है मेरी बहन ने कल कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। जो मेरी बड़ी वाली बहन है, उनके 3 बेटे हैं माशाल्लाह, और दुनिया जहान की सारी चीज़ें वो खाते हैं बहुत शौक से। तो उन्होंने हुमायूं एक बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि पेरेंट्स को पता होनी चाहिए ये बात कि आप कभी भी बच्चे के सामने ये ना कहें कि इस खाने में ये खराबी है या बाबा को ये खाना नहीं पसंद। वेरी क्विकली हम इसको खत्म इस तरह करेंगे कि आप बच्चों को सब्जी में कुछ और भी डाल के दें। आप सिंपल सब्जी ना बनाया करें, उसको बहुत सारी चीजों मिक्स करें, कुछ सॉसेज। जैसे अभी मैं वेजिटेबल जो मैं सैलेड खा रहा था, इट इज सो हेल्दी। इसमें मीट भी है, इसमें बीफ भी है, इसमें चीज भी है, पर जरूरी नहीं आप इतनी महंगी चीजें डालें, छोटी छोटी चीजें करके। लेकिन हमारे पता क्या पेरेंट्स क्या करते हैं, कहते हैं कि जी ये खुद ही से कहना शुरू कर देते हैं कि इसमें ये चीजें ये नहीं खाएगा, इसमें ज्यादा मिर्चें ये मेरा बच्चा नहीं खाएगा। तो फिर बच्चा कैसे खाएगा जब आप खुद ही से ये बातें करें? आयरन डेफिशिएंसी कशफ के बच्चों में, उन सब में आयरन डेफिशिएंसी क्या करें? तो जब बच्चा 1 साल का होता है उसके बाद हम उसको बेसिकली दूसरी डाइट पे शिफ्ट कर देते हैं, सॉलिड डाइट पे। तो तब बच्चों में ग्रोइंग एज होती है और तब बेसिकली जो है ना आयरन डेफिशिएंसी का इश्यूज बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, और उस एज में जो है आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बच्चों में डबल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे को ना दूध पे रखते हैं। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है हम सबकी, कि हम ये नहीं रिकमेंड करते कि बच्चे को 1 साल का जब हो गया तो उससे कभी भी 1 लीटर से ज़्यादा डे के अंदर दूध ना हुए। हम जो है हमारे घर वाले जो बच्चे, हमारे पेरेंट्स हैं, वो बड़े फ़ख्र से बता रही होती है हमारे कि हमारा बच्चा तो एक दिन में 2 किलो दूध पी जाता है, 3 किलो दूध पी जाता है। ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है, क्योंकि जब आप 1 साल का बच्चा हो गया, अब उसकी रिक्वायरमेंट सॉलिड्स हैं, उसको सॉलिड फूड्स की तरफ पेट भी नहीं भरेगा ना उसका पेट खाली आप एक लिक्विड चीज दे रहे हैं, उसे दूध दे रहे हैं। अगर उसका 6 महीने के बाद अगर सॉलिड पे कर देते वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 6 माह से ही प्रैक्टिस के बाद 6 महीने के बाद कर लेते हैं। 6 मंथ से ही जो है बच्चे में सॉलिड आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवाएं। ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर नहीं करवाते फिर ही जो बच्चे जो है चूजी हो जाते हैं कि हमने ये चीज़ नहीं खानी, ये नहीं खानी। वो अच्छा, अंडों का जो उन्होंने सवाल पूछा था कि बच्चों को कहते हैं अंडे ना दें, गर्मी है, ये है वो है, वो बताया था मैंने बताया था। उसके बाद भी एक सवाल पूछा था कि जिम जाने वाले लोग जो हैं वो बहुत अच्छे अंडे खाते हैं, वो बहुत ज्यादा अंडे खाते। तो मुझे किसी ने कहा कि ज्यादा अंडे खाते हो, ज्यादा पानी पिए तो वो आपको दाने शाने नहीं निकलते। इज दैट ट्रू? पर यही कहूँगी कि ये भी नहीं है कि अब एक दिन में आप 30 अंडे खाना शुरू कर दें, 40 अंडे। आपको तो बेसिकली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, 12 खाते हैं हम लोग, 8 से 10 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको इंक्लूड करें। एग वाइट बेसिकली हम रिकमेंड करते हैं, एग वाइट ही खाते हैं, तो 8 to 10 एग्स लें, पर ये नहीं कि आप एक्सेसिव अमाउंट में जाएं। पानी की इंटेक ज्यादा कर दें, वाटर की इंटेक बिल्कुल ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि खाली प्रोटीन जब करेंगे तो वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में। तो जब प्रोटीन्स इंटेक इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। वो B12 वाला जो उनकी कमी थी, उन्होंने जो लंबा सा सवाल पूछा था, आपको याद है? उनके पास विटामिन डी कमी थी, कहती B12 की भी कमी है, उन्हें बहुत सी चीजों की, आयरन की भी है, और उन्होंने कोई टेस्ट भी बताया था कि मैं पोल्ट्री और ये मीट ग्रुप से अवॉइड नहीं खा सकती, मैं इसका कोई सब्स्टिट्यूट बता दें। तो मैंने जैसे भी बताया कि बेसिकली तो पोल्ट्री बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रुप जो है उसमें भी बहुत अच्छे सोर्सेज जो हैं मौजूद हैं।
जैसे स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि मैंने पहले बताया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हमारे पास हैं, जैसे कि पालक, स्पिनच जो है वो बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है, तो आप उसको इंक्लूड कर सकती हैं। और जो फ्रूट्स में से है उसमें प्लम्स आ गए हैं, डेट्स आ गई हैं, आप उसका डेट्स का शेक बना के वो यूज़ कर सकती हैं। पालक, स्पिनच इज वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। मिल्क शेक भी। उसके अलावा जैसे आपने बताया कि आपके वो जो जूस जो है वो यूज़ कर सकती हैं, एप्पल और बीटरूट का, और उसके अलावा सिट्रस फ्रूट ऐड कर लें। और ये है कि रेड बीन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, जो कि लाल लोबिया है, लाल लोबिया बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। हम तो बच्चों को भी यही रिकमेंड करते हैं, जो बताते हैं कि हमारे आयरन की कमी है, तो वो इजीली बॉयल करें, आप उसकी चाट वगैरह बना लें या उसका सैलेड ऐड कर लें, उसमें रेड लोबिया और ये, और उसके अंदर जो है ना एक लेमन जो है वो स्क्वीज कर लें, क्योंकि लेमन में विटामिन सी होता है, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। तो वो आपके पास माशाल्लाह बहुत नॉलेज है, इस वजह से भी कोई डाइटिशियन बहुत है, न्यूट्रिशनिस्ट है, तो शायद वो डिप्लोमा कोर्सेज है। हाँ, लेकिन आपका जो 5 साल का जो है वो नजर आता है। आपने एक एक चीज हमें डिटेल में बताई, हम आपको दोबारा जरूर तकलीफ देंगे ताकि आपसे हम दोबारा बात कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर सच कॉन्क्रीट जवाबात। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इसके बाद जनाब हिबा का तो शुक्रिया हमने अदा कर दिया। आप कौन होंगे हमारे साथ? जनाब हमारे साथ होंगे मियां नईम, और वो कौन है? आप सबने उनको बहुत सारी टेलीविजन स्क्रीन पे देखा होगा। एस्ट्रोलॉजर है, ना कि सिर्फ ये बल्कि लाइफ कोच भी हैं। कहा यह जाता है कि जब सितारों का इल्म जो जानते हैं वो आपको बताते हैं कि सितारे आगे कैसे रहेंगे, कब आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये सितारों का इल्म बहुत पुराना चला है। लेकिन हलीमा एक बात बड़े मजे की है, जब आज मियां नईम से आपको जब हम मिलवाएंगे तो आप उनकी बातें सुनेंगे, आप कहेंगे यार ये तो जिंदगी के हर पहलू के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप उनसे अगर बात करें तो आप घंटों उनसे बात करते रहेंगे, घंटों उनकी महफिल में बैठे रहेंगे। आज हम आपको मियां नईम से मिलवाएंगे। इस ब्रेक के बाद आप जरा होशियार रहे, क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है और पूछने वाले उनसे कि आगे के दिन कैसे होंगे और आगे के दिन अच्छे हैं या बुरे हैं, इस पे क्या करना चाहिए। आप कहीं मजे रहते रहिए एक और सबकी पूरी टीम के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सुन रहे होंगे गुफ्तगू की आवाज़ आपको आ रही होगी। हम इतने एक्साइटेड थे, हम उनसे बातें करना शुरू हो गए और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यकीनन मैं नईम साहब से तो बड़ा एक अच्छा सा खूबसूरत सा ताल्लुक़ है उनके बच्चों के साथ। सिद्रा और ऑन्ड्रे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऑन्ड्रे इनका दामाद है और सिद्रा इनकी बेटी है। तो हम ये करते जब भी हम आते हैं तो अंकल आंटी आपको कि आप अनकम्फर्टेबल ना हो और आप वो सोफे बैठे होते हैं और आप उन्हें सलाम करो, वालेकुम सलाम करते, बेटा क्या हाल है? मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक। मुझे लगा अगला सवाल होगा बेटा क्यों आए हो? तो वो क्यों आए वाला सवाल नहीं होता। हम इससे निकल जाते हैं और सीधा बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। तो आज आपको हम उनसे मिलवाएंगे जिनकी खाली तारीफ ये नहीं है, वो अच्छे वालिद तो हैं यकीनन, लेकिन वो बहुत बेहतरीन लाइफ कोच है। मैं ये बात ज़्यादा इस पर एम्फसाइज करूँगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो आप कोर्स नहीं होता, कहीं से आप सीखते नहीं, अल्लाह की तरफ से होती है, देन होती है। एग्जैक्टली हलीमा। और हलीमा आप उनके साथ, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि आप अगर नईम भाई के साथ बैठे, नईम अंकल के साथ अगर आप बैठे तो आप घंटों बैठे रहेंगे। आप उनकी बातें आप कहें आप बोले और हमने सुनना है, आप बातें करते रहे हम सुने और बोर नहीं होते। और बोर नहीं होते। और मेरी बॉस है सनल मुफ्ती, उन्होंने मुझे जब मेरी उनकी बात हो रही थी नईम अंकल के हवाले से, तो मुझे कहती हैं कि जब तुम बुलाओगे ना और जब तुम बातें, क्योंकि हमने कभी हम बड़े डरते हैं, वालिद वाला रिश्ता है कि जी, क्योंकि आप मिलते तो बहुत सारे लोगों से रहते हैं, लेकिन वो बात और वो कम्युनिकेशन दोस्तों की अम्मी अब्बू साहब थोड़ा सा डरते भी हैं कि यार अभी जाके बैठेंगे तो नहीं कुछ पूछ ना लें, कोई बात ऐसी ना निकल जाए। तो उन्होंने मुझे कभी इस तरह बात नहीं हुई, लेकिन मुझे जब भी जिससे भी सुना उनसे कहा कि आप बैठ के देखें और आपको लग पता जाएगा। मेरे ख्याल में आपको इंतजार नहीं करवाते, मिलवाते। जी मियां नईम से अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? खैरियत, मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल, देखा बहुत दफा है आपको, लेकिन बात की हिम्मत आज हम करेंगे आपसे। कोई गलती कोताही हो जाए मुझसे और हलीमा से तो माफ कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मेरे और हुमायूं की तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट, क्या माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया। बाकी बातें तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता लगेंगी, लेकिन बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह आपकी। वो असल में बात ये होती है कि नेचर कभी किसी को किसी काम के लिए तैयार करती है तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें कभी कभी वो भी गिफ्ट कर देती है। तो आई एम गिफ्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम यूजुअली हलीमा का ये है एक बड़ा मसला, बहुत बड़ा मसला है इसका, कि जब भी कोई हमारे पास एक एस्ट्रोलॉजिस्ट आए तो हलीमा नहीं कुछ पूछती, ना बताने देती कि आज हम शुरुआत, अगर आपकी इजाज़त हो
तो हम हलीमा से शुरू करें कि हलीमा के आगे के सितारे कैसे होंगे, इजाज़त हो अगर आपकी तो। बिल्कुल। हलीमा, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आपने अपनी टाइम बताना है, और फिर हम नईम अंकल आपको बताएंगे कि आपके सितारे क्या कहते अच्छा हैं। ठीक है, मैं एक दरख्वास्त है मेरी कि अगर कोई बुरी चीज़ हो तो वो आप मुझे मत बताइएगा। उसकी रीज़न मैं बता देती हूँ कि वो आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं रह जाता है और फिर आगे आने वाली ज़िंदगी को आप उससे रिलेट करते रहते हैं, तो इसलिए मैं किसी से ख़ास तौर पे पूछती नहीं हूँ। 4 दिसंबर 1995 मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं इस्लामाबाद आपके में। इस सवाल को थोड़ा सा, आपने बड़ी अच्छी बात की। बहुत से इस सब्जेक्ट के बारे में इब्हाम पाए जाते हैं और जनरली मुझे नहीं पता कि आपका किस किस्म की एस्ट्रोलॉजर से एक्सपीरियंस हुआ है। नहीं, मैंने कभी नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ये अच्छा। सुन रखा होगा। एक अहम चीज़ समझने वाली ये होती है कि एक तो ये सब्जेक्ट खौफज़दा करने वाला नहीं है, डराने वाला नहीं है। आपने बात की थी लाइफ कोच की, मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ आपके सवाल से पहले क्लैरिटी के लिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप ही नहीं बल्कि हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं उनके जहन में भी होती हैं, वो भी सब्जेक्ट से खौफज़दा होते हैं। तो आपको डरने और खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी कोई अच्छा मेंटोर, अच्छा गाइड मिले तो उसे खुल के सवाल कीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर ये मैं अपने ऑडियंस से बात कर बिल्कुल आपका बिल्कुल कर सकते हैं आप। सुन रहे लोग आपको बड़े गौर से आज। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर के सामने ये कहने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी वजह, एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो सबसे पहले पर्सनैलिटी एनालिसिस करता है और उसमें उसे पता होता है कि ये जो मेरे सामने बैठा शख्स है इसे मैंने किस किस्म की गुफ्तगू करनी है। और अगर कोई ऐसी बात जो इसके लिए बतानी ज़रूरी है लेकिन इसकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है या इनसिक्योर है, खौफज़दा होने वाली है, तो बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा तो वो खामोश सर अब हम डरा रहे हैं हमें, अब हमें डरा रहे हैं, क्या आपको पता तो नहीं चल गया हमारे बारे में? ये एक ज़बरदस्त बात मैं जनरली है। ये एक ज़बरदस्त ये बात मेरी है। फॉर लास्ट 25 ईयर्स ये मेरी प्रैक्टिस है। ज़बरदस्त, एक बात। ज़बरदस्त। दूसरी बात ये मैं बताऊं कि 2000 से इंडस टीवी से ARY जियो ऑलमोस्ट आई हैव डन मोर देन 5000 टीवी शो। हमारे तब से ही देख रहे हैं। अब बच्चे होंगे उस वक्त से देख रहे होंगे। जैसे अभी एक साहब मुझे मिले ATV 2005, तो उनका हम ATV, तो मैं कहा 2005 जी हमारे हेड ऑफ प्रोजेक्ट हैं। जी बिल्कुल। तो मैं बताता सिर्फ ये चलूँ कि बेसिकली आपका जो साइन है सेजिटेरियस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, सेजिटेरियस इत्तेफाक ऐसा कि ये मुझे कुछ साइन पर्सनली बहुत पसंद है, ये उनमें से एक साइन है। और ऑन्ड्रे, अभी आपने बात की, वंडरफुल, ऑन्ड्रे का भी सेजिटेरियस है। ही इज सेजिटेरियस, 5 दिसंबर, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, 5। उसकी वजह क्या होती है, ये एस्ट्रोलॉजी इस तरह का सब्जेक्ट है कि आपकी जैसे ज़ोडिकल साइन है आपका या आपका जो बुर्ज जिसे कहलाते हैं, आप आती हैं उसमें सेजिटेरियस में। सेजिटेरियस का जो ख़ास रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है जुपिटर। अच्छा। और जुपिटर को खुदा की रहमत कहा जाता है। ओके, ठीक है। ओके, ये 2 प्लैनेट्स ऐसे होते हैं ये जिनका रूलिंग प्लैनेट होता है, ठीक है। सेजिटेरियस और द अदर साइन इज पाइसेस। एंड द पाइसेस सन साइन आल्सो वेरी फेवरेट टू मी। मेरी बेटी सिद्रा का है, बिल्कुल। सिद्रा का। अच्छा, एक चीज़ आज और भी आपको एस्ट्रोलॉजी के रेफरेंस से मैं आपको गाइड करूं कि सिद्रा जब एक्सपेक्ट कर रही थी तो उसका डिलीवरी टाइम थोड़ा सा ऐसा था जहां हमारे पास मार्जिन था। शनै की जब शनै, यू नो, मुझे उसने कहा बाबा कि मैंने कहा लेट यू नो द डेट। तो मैंने फिर उसकी डेट को इस तरह मैनेज किया कि शी इज़ आल्सो पाइसेस। सिद्रा 11th मार्च और शनै 15th मार्च, क्योंकि उसका भी रूलिंग प्लैनेट सेजिटेरियस और वो जुपिटर है। जुपिटर को खुदा की रहमत की। एंड बोथ आर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग्स। ऑफ कोर्स, ये आपको उसका एक्सपीरियंस है। यस। अब सेजिटेरियस के 2 एरियाज होते हैं, एक कूल कंफर्टेबल पर्सनैलिटी एंड द सेकंड इज फायरी। समझे? सेकंड इज व्हाट? फायरी। सर 200% सर, 300%। और उसकी वजह एक और भी मैं आपको बता दूं कि आपका जो अपना नंबर भी है, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका नंबर है 4। नंबर 4 जो है, देखिए एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सा सब्जेक्ट है बहुत वसी, इसमें नंबर्स, आपकी डेट, टाइम, चीज़ें, दिन और साथ साथ आपके जो प्लानिटरी पोजीशन है वो तारे किस पोजीशन में थे वो भी थे। मैंने आपसे ईयर नहीं पूछा, ये आपने बताया नहीं। मैंने बता दिया था। कौन सा था? 1995। 1995, ओके।
उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बेसिकली प्लानिटरी पोजीशन सेजिटेरियन के लिए जो है ये एक बड़ी पॉजिटिव पीरियड से गुजर रही है। इससे पहले डेफिनेटली इट वाज इन ए ट्रबल्ड पीरियड, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 2015 टू 2017-18 तक का एक स्ट्रगल उसका पीरियड था। ओके, ठीक है। और उसके बाद जाके अगर मैं इसको देखता हूँ लास्ट ईयर से, तो पिछले 2021 से ये पॉजिटिव टर्न ले रहा है और उस तरफ अब लाइफ एक मेजर चेंज की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी इस तरह का सिलसिला है थोड़ा सा, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल साइन में सेजिटेरियस जो है ये 9th हाउस है। दिस इज 9th हाउस। ठीक है। इस वक्त आपके जो फर्स्ट हाउस है उसमें, बल्कि इनकम के सेकंड हाउस में जब देखते हैं तो प्लेनेट जुपिटर है। जुपिटर में मैं उमूमन सेजिटेरियन को जनरल हम बात करें, खुशखबरी देता हूँ। खुशखबरी इन द सेंस कि 2021 में जो एक लाइफ पैटर्न स्टार्ट हुआ था वो 1, 2, 3 पॉजिटिव टर्न लेता हुआ जा रहा है और आगे मज़ीद इम्प्रूव होगा। और उसके बाद मेजर चेंजेस ज़िंदगी में जो आ रही हैं वो 24 जून 2024 के बाद एक्सपेक्टेड। ये थोड़ा सा मैं बिल्कुल आप लोग पता नहीं, मेरी फैमिली वालों को तो वैसे पता लग गया होगा, यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन एक एक बात ठीक है जो सर ने कही है, एक एक हर्फ सही है। मैं बताना शुरू कर मेरा भी बता दे। अब मेरी बारी आई ना, अब तो मेरी ज़ारा की कॉल है। आपके तो जरूर इंशाल्लाह ज़ारा की कॉल है। बिल्कुल जी, ज़ारा की कॉल है। ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम। छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा, इतनी छुट्टियाँ। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। इतनी छुट्टियाँ, 2 दिन से गायब हो। नहीं, बस थोड़ा सा बिजी थी जिसकी वजह से कॉल नहीं कर सकती। बिजी क्या? स्टॉक मार्केट में कोई रेट कम हो गया है, शेयर्स नहीं बिक रहे, क्या हो गया? अरे आप लोगों को गोश्त किया हुआ था। गोश्त किया? अच्छा नहीं वकील, हमने लोगों की टर्म से कही कि आप किसी को गोश्त कर दें। अच्छा, गोश्त कर दें यानी कि आप ना उसको पता करें, बस आप गायब हो जाएं कहीं से। तो हमारे कॉलेज भी हमें गोश्त करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, वैसे ये अच्छी एक्सरसाइज होती है। जी जी पूछें। जी जी, मैंने भी अपने सितारों का हाल ही पूछना था। जी जी पूछें। ये सितारों का हाल न पूछे, अपना पूछे। अपना क्या कह रही है? सितारों का हाल पूछते हैं हम सितारों के जरिए आपका हाल आपको आपने बताएंगे। अपना फुल नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, date of सिटी time। ऑफ बर्थ और टाइम बताना है। मेरा फुल नेम रामीन तुफैल है और उसके बाद जो रामीन तुफैल, रामीन तुफैल नाम है। तो ये ज़ारा मेरा नाम किसका? चेंज हो गया था। मेरा नाम चेंज मैंने कर लिया था अपना। अभी रामीन तुफैल है। रामीन ऑफिशियल तुफैल। ठीक और है। ईयर ऑफ बर्थ और टाइम? 21 जनवरी 2005 है और जुम्मे के टाइम। ठीक है सर, हो गया। ठीक है बस, ठीक है ज़ारा, अभी पूछते हैं। असल में ज़ारा का जो साइन है क्वेरियस साइन है। जी। ठीक है, 21 जनवरी, ये 19 जनवरी से प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो जाती है। अच्छा, जब ये चेंज होती है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको हम कस्प भी कहते हैं। ठीक है। कस्प इस सेंस में कहते हैं कि जैसे 19 से लेके 23, 24 तक जो प्लेनेट गुजर चुका होता है ज़ोडिकल साइन, वो और आने वाला, इन दोनों का इफेक्ट साथ होता है। ठीक तो है। 2 पर्सनैलिटीज़ आती हैं, लेकिन इनका नंबर 21 जनवरी इन्होंने बताया। ठीक है, नंबर 3 इनको रूल कर रहा है। थोड़ी सी ब्लेसिंग है, लेकिन फॉर लास्ट 2 इयर्स जो है मेकिंग ब्रेकिंग पीरियड था, इमोशनल डिस्टर्बेंस का पीरियड था। अच्छा, इमोशनल डिस्टर्बेंस के हवाले से का ओके। पीरियड था, ठीक है। जहाँ पे कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। और ये जनवरी 2023 के बाद ये एक बैड प्लानिटरी साइकिल ख़त्म होता है। इसमें इस तरह का होता है, अगर वो लाइन पे होता तो अक्सर मैं क्रॉस क्वेश्चन करके उसको वेरीफाई भी करता, तो ये मेरी प्रैक्टिस है। ठीक है। चूँकि वो जा चुकी हैं, मैं सिर्फ अभी आपसे ज़रा यही कहूँगा कि लास्ट 2 इयर्स में जो आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनकी रोशनी में अपनी लाइफ को आगे बड़ा सेटल करने की कोशिश कीजिएगा। जो लेसन दिए टाइम ने, उनको लर्न कीजिएगा। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सोचने वाली है जी जी। कि ज़िंदगी में बड़े से बड़ा शख्स कामयाब उस वक्त तक नहीं होता जब तक उसे ठोकर नहीं लगेगी। सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड टाइम होना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये होती है, ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस है। और मैं दूसरी चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान में मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न है, मेरे ऑफिस में आई हैव मोर देन 10,000 फाइल्स ऑफ माय क्लाइंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। उसमें दुनिया सारी के लोग हैं। बिल्कुल। उसमें बड़े बिजनेसमैन, हर मतलब स्कूल ऑफ आर्ट्स और उसके लोग हैं। एक होती है खुशनसीबी।
खुश नसीबी में आपका कोई रोल नहीं होता, वो ब्लेस्ड होते हैं, गॉड गिफ्टेड होती है। वो उसके हवा के घोड़े पे, नसीब के घोड़े पे आप तरक्की करते हैं और चलते चले जाते हैं। लेकिन अगर बैड पैच आता और ठोकर लगती है तो आपको पता नहीं होता कि इसे निपटना कैसे संभलना कैसे और तो क्या कुछ नसीबी घोड़े पे थे? आपकी ज़िंदगी में वो टफ टाइम आया नहीं होता। माजरत के साथ मेरे को बहुत कॉल्स आ रही हैं आपके लिए, हम साथ साथ कॉल्स भी लेते रहेंगे और बड़ा जैम पैक सीन जो सीन चल रहा है। तो रिफत हमारे साथ है जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम रिफत, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, ये जो सर आए हुए हैं ना, पहले तो इनको मेरा बहुत सारा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सुना था, बहुत सारा सलाम, पता नहीं कौन सा वाला सलाम। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत अरसे से मैं इनको देख रही हूँ, बल्कि मैं कहती हूँ मैं 20 साल से देख रही हूँ। आज आपके प्रोग्राम में देखा तो दिल खुश हो गया बस आज, और हमने बड़ी सिफारिशें लड़ा के नहीं बहुत सिफारिशें की हैं हुमायूं ने इनको बुलाने के लिए, ताकि मेरी आपकी पक्की कॉलर बन जाऊँ ना। हाँ अभी भाई मैं बता रहा हूँ, नईम अंकल को बड़ी सिफारिशों से लाया, अब इंशाल्लाह मजीद सिफारिशें करा के इनको बार बार बुलाएंगे। अब आप देखिए, अब हमने नईम अंकल का हाथ नहीं छोड़ना, ये हमारा हाथ बेशक छोड़ दे, हमने नहीं छोड़ना। प्लीज इनको बार बार बुलाने हैं, ठीक है, मैं आपके हर प्रोग्राम में शामिल हो। ठीक है, हम एक दिन पहले बता दिया करेंगे। सर बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी जी, उसकी तारीख पैदाइश बता दीजिए जल्दी से। ये जी 1996 और सॉरी 19 अगस्त 1996। 19 अगस्त 1996। और मैं पूछना इसकी शादी के बारे में पूछना चाह रही हूँ, एंगेजमेंट कर देखिए अभी लाइन पे रहिएगा। इसकी शादी का फॉल्स पीरियड पिछले 2 साल से था, लेकिन शादी नहीं होनी थी, ठीक हो गया। और बहुत सी चीज़ें, बहुत से रिश्ते आते थे, आके ख़त्म हो जाते थे। दूसरी खुशखबरी ये बताऊं कि अच्छा हुआ नहीं हुई, एस्ट्रोलॉजिकली वो टाइम अच्छा नहीं था। पेरेंट्स को अमूमन बड़ी स्ट्रेस और टेंशन होती है वक्त के हवाले से। जी। और ये चीज़ बड़ी अहम चीज़ होती है कि समझना कि कभी कभी कुदरत के हर कामों में मसलहत होती है, ठीक है। और हम चूँकि अपनी एज ए पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, सोसाइटी हमारी ऐसी है, हर वक्त ये सवाल होता है शादी नहीं हुई, तुम्हारी शादी नहीं हुई। अच्छा, फिर अगला सवाल भी होता है शादी के बाद, वो मैं बात नहीं कर रहा। बिल्कुल बच्चा हुआ जिनकी शादी हो जाती है उनको ये मुसीबत आ जाती है, इसलिए कि वो हमें अपनी जात से ज्यादा दूसरों से इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ठीक है ना। नहीं अंकल, अभी शादी होगी उनकी, मंगनी हो चुकी है? नहीं, अब टाइम स्टार्ट हुआ, टाइम स्टार्ट हो गया जी, ठीक है। आप तैयारी करें। पहले नहीं था, ठीक है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो नहीं था टाइम, और बेहतर था। और मैं एक चीज़ और भी आपको बताऊं कि इनको बेहतर होगा। शी इज़ 19 अगस्त ल्यू। ल्यूज आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पीपल, ठीक है। और उसमें उनकी रजामंदी शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ बड़ी समझने की ज़रूरत है। मैं अक्सर एक दूसरी चीज़ भी बात से बात करता चलूँ कि ये जो मैरिज काउंसलिंग है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा। फिर उसके साथ साथ मैरिज अरेंजमेंट्स भी होते हैं। अरेंजमेंट इस सेंस में होते हैं कि मुझे किसी की शादी की जब इनविटेशन आती है अपने फ्रेंड्स फैमिली में, तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ आपने कपड़े बना लिए, सारा कुछ हुआ, हमारा सारा फोकस किसके, वेन्यू क्या होगा, खाना क्या होगा, कपड़े क्या होंगे, फंक्शन क्या होगा। जिस चीज़ पे हम नहीं काम करते वो बच्चों के ऊपर काम नहीं करते, उन्हें प्रिपेयर नहीं करते कि उनकी लाइफ में क्या चेंज है। फरी हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हैं आप? बहुत प्यारे, दोनों बहुत प्यारे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगी कि आपका सेट बहुत अच्छा लग रहा है, सोफे पे आप बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। हाँ वैसे सही कह रही है, कैसे ही रही है, मजा आ रहा है। पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते थे, बिल्कुल सही कह रही करते हैं। क्यूटीज सदके माँ सदके। अच्छा फरी, क्या पूछना चाह रही हैं मियां साहब से? हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस होती है, और ये कि ख्वाबों में जो आते हैं वो भी कुछ आपको रीजन होती है उसकी। खूबसूरत सवाल, खूबसूरत सवाल। हाँ जी, ये है कि आपकी, अच्छा, और मेरी ये है कि मेरी भी सिक्स्थ सेंस जो है ना वो काफी शार्प है, मुझे भी कुछ थोड़ा सा फील हो जाता है। तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि वाकई हाब जो आते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी हमें तो सिर्फ सच्चे हाब आते हैं, ये वाकई इनका कोई है? मैं इसको डिटेल में पूछता हूँ, आपका सवाल मुझे समझ आ गया। सर की मैं तारीफ करना चाहूंगी, बहुत अच्छा बता रहे हैं, उनकी स्पोकन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वो जो है वो कर रहे हैं। और अगर वो बता सकते हैं तो मैं भी अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दूं। जी जरूर बताएं फरी, बिल्कुल बताएं। हाँ जी, 22 अक्टूबर। ठीक है। हाँ जी, 1966।
ठीक है, और आप अपना पूरा नाम भी बता दें फरी। मेरा नाम फादर के नाम से बताऊं, मेरा नाम फरत नईम है, मेरे फादर का नाम भी नईम है। मुझे लगा आप कहेंगे 2006, आपने 1996 का 1966। अच्छा आपने 22। अच्छा हाँ, तो मेरे माशाल्लाह यंग बच्चे हैं, 25 का बड़ा बच्चा है मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अभी बताते हैं। ठीक है, बता रहे हैं आप ठीक हो गया। जी नहीं, इनका साइन स्कॉर्पियो है, ठीक है, और लिब्रा क्रॉस हुआ, स्कॉर्पियो स्टार्ट हुआ। और ये जब इन्होंने सिक्स सेंस की बात की तो मैं उस वक्त कहना चाह रहा था, यही पूछना चाह रहा था कि आपका साइन स्कॉर्पियो तो नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ साइन ऐसे होते हैं जैसे सिक्स सेंस कहते हैं, ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ये एक ऐसा गॉड गिफ्टेड साइन होता है जो बहुत से लोगों में खुदा की तरफ से दिया जाता है। वैसे ये तमाम इंसानी जी रूह में मौजूद होता है, इंसान, जानवर, चीज़ें सब में मौजूद होता है। आप ये देखिएगा कि तूफ़ान, आंधी आने से पहले परिंदे अपने सिमट जाते हैं, ज़लज़ला आने से पहले बहुत से जानवर सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं। ये नेचर की तरफ से मैसेज है जो हम सब रिसीव करते हैं। इसी की प्रैक्टिस कुछ लोग करते हैं जिसे चिल्ला कहा जाता है। नेचर से इंफॉर्मेशन लेने का एक प्रोसेस होता है। वो गालिब का एक बड़ा खूबसूरत एक शेर है इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए कि गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है, आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में। क्या बात है। क्योंकि गालिब आज के ज़माने में हम गालिब की अगर बात करते हैं तो गालिब वो है जिसको ज़िंदगी में इतना नहीं सुना गया, जिसके ऊपर आज भी रिसर्च जारी है। जो बात है PhD होती है। बिल्कुल। और लकीली मुझे गालिब के मज़ार पे जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं बहुत बड़ा गालिब का फ़ैन भी हूँ। तो शरीर खामा एक ऐसा सा लफ्ज़ कि जैसे कलम को कागज़ के ऊपर लिखा जाता है तो उसकी खराश पैदा होती है। उसके मानी वो ये कहता है कि जब खुदा फरिश्तों से मुखातिब होता है और कोई हुक्म उन्हें देता है, वो हुक्म को जब वो कलम से लिखते हैं तो उसकी सरसराहट और खराश जो है वो मुझे मैसेज देती है कि क्या लिखा है। क्या बात है, क्या बात। आपको कहा था ना कितनी मजे की बातें सुनने को मिलेंगी। मिसेस आसिफ कॉल लेते हैं, आपका सवाल का जवाब भी देते हैं। मिसेस आसिफ कॉल लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम डिटेल जवाब देंगे। जी मिसेस आसिफ, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? हेलो, टीवी की आवाज बंद कर दें, टीवी की आवाज उनसे बंद कर दें, टीवी की आवाज बंद कर दें। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मुझे सर से अपनी सिस्टर के सिलसिले में बात करनी है। जी जी पूछिए, जल्दी से तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी, उनकी 2 अक्टूबर 1990 है और उसकी शादी के सिलसिले में मुझे उनके बारे में पूछना था। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अब यहाँ पे ब्रेक ले, ब्रेक के बाद वापस आपको याद रहेंगी तारीखें? वैसे हम तो भूल जाते हैं। 2 अक्टूबर 1990। पिछले वाला याद है? मुझे याद है 1966 था। 66 था, लेकिन उनका मेन क्वेश्चन था जो उन्हें ख्वाब आते हैं वो भी पूछते हैं। अभी यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ है मियां नईम साहब। यकीनन आप सबको पता चल गया है, आपकी कॉल्स आ रही हैं बहुत सारी, इंशाल्लाह सारी कॉल्स भी लेंगे, जवाब भी देंगे। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कौर सब हलीमा और हुमायूं के साथ। वेलकम बैक टू द शो। लिटरली मुझे गूज़बम्स आ गए हैं, हाँ, क्योंकि हम लोग ब्रेक के दौरान भी इस किस्म की बातें कर रहे थे और नईम साहब जो हैं वो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा थोड़ी देर में ना मुझे लग रहा है हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे कि ऐसे नहीं सिफारिश की थी। मतलब आपको तो अपनी ज़िंदगी के बारे में पता होता है, लेकिन एक इंसान जिससे आप कोई 15-20 मिनट पहले मिले और उसको आपकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता हो कि आपके हाथ पे कौन सी लकीर कहाँ मौजूद है, तो वाकई आपको डर लगने लग जाता है। तो जो भी कॉल करे थोड़ा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हमारे इस शो पर आए हैं, पर मैं नाम नहीं लूंगा। जब भी आपको इस तरह की चीज पता होता है तो आप में एक अजीब सा तकब्बुर मैंने देखा उन लोगों में, पता नहीं, I'm sorry, मैंने देखा है। लेकिन नईम अंकल की आपको बात बताऊं, आप सिर्फ इतना अंदाजा लगा लें कि मैं सिद्रा ऑन्ड्रो को बड़े अरसे से जानता हूं, मुझे ये कभी अंदाजा नहीं हुआ कि ये ही टेल समथिंग या कुछ इस तरह, क्योंकि ही इज सो डाउन टू अर्थ। वो इतने प्यार से आपसे मिलेंगे और वो आपसे लिटरली जैसे ही इज नोबडी। बिल्कुल, मैं चाह रही हूँ वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि मैंने आपके बारे में भी पूछना है, ठीक है? तो नईम साहब, कॉलर की कॉल आई थी जिन्होंने बताया था पहला सवाल आ जाते, हाँ, जो ख्वाबों के बारे में था। फरी। ओ, मेरे कुछ पठान क्लाइंट हैं जहाँ परी नाम बहुत रखा जाता है। वैसे उनके ख्वाब परियों वाले हैं, उन्हें ख्वाब ज़्यादा आते थे। अच्छा, ठीक है ना, उसको हम ल्यूसिड ड्रीमिंग भी कहते हैं।
अच्छा। इसके ऊपर भी कभी एक अलग से सब्जेक्ट है, मैं उसके ऊपर भी बात डन करूँगा। डन। तो उन्होंने बात की थी इंट्यूशन। मैंने जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन गॉड गिफ्टेड इस तरह का होता है जहाँ इंट्यूशन सबसे ज़्यादा होती है बाई बर्थ, और इसका रूलिंग प्लेनेट मार्स होता है। मार्स की वजह, और मार्स का ताल्लुक होता है हमारे ब्रेन के साथ। ये जो हमारी ब्रेन में जो करंट इम्पल्स जनरेट होती है, जो हार्ट से चलती है, ब्रेन में चलती है, जिसके ज़रिए ब्रेन फंक्शन करता है और बॉडी को ऑर्डर देता है, वो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। और इसकी जो वाइब्रेशंस होती है बहुत स्ट्रांग होती है, जो यूनिवर्स और नेचर से भी मैसेज को रिसीव करती है। इसीलिए ESP से कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, वो इन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। और मैं अमूमन ऐसे लोगों को कहता हूँ कि जब कोई डिसीजन मेकिंग करे, जो पहला ख्याल आए उसको कंसंट्रेट करें, क्योंकि वो सही होगा उनका। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ख्वाब। चूँकि इनके मिजाज और तबीयत में खौफ और का फैक्टर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से न्यूज़ पढ़ी, ख़बर पढ़ी, चीज़ें तो सब कॉन्शियस में वो न्यूज़ रहती है, जिसकी वजह से रात को जब सोते हैं तो ख्वाब जनरेट होते हैं। तो इसलिए हर ख्वाब सच्चा नहीं होता। अच्छा, ठीक है। अब वो जो नेक्स्ट कॉलर सेकंड थी 22 अक्टूबर 1966। वो तो फरी की थी ना। इनकी थी 1992। नहीं, 1990 थी। उन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा था शादी की। हाँ, फरी की 66 थी और ये 96 थे। 2 अक्टूबर 1990 थी। उन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा। शादी का ये था कि बेसिकली ना, उनकी शादी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत अरसे से पीरियड मैरिज का चल रहा था। अभी उनका पिछले साल नवंबर से मैरिज टाइम रिवाइज हुआ है, लेकिन इसको हम कहते हैं अभी भी फॉल्स पीरियड है। अगर मंगनी हो गई है तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं हुई तो फिक्र की कोई बात नहीं है। ये जो सोलर रिटर्न कहलाता है कि इस साल अक्टूबर में 22 सितंबर के बाद जो पीरियड स्टार्ट होगा वो उनका मैरिज ईयर स्टार्ट होगा। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, हुमायूं के बारे में पूछना शुरू करें। मैं बता दूं आपको डेट ऑफ बर्थ? आप वैसे पूछ लेना, क्योंकि लोगों को मौका आने दो ना। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल में आप लोग कॉल्स करें, मैं तो आपके बारे में मैं सबको बताऊं कि हाँ, मुझे लग रहा है कोई अच्छी खबर नहीं है, इसलिए बता नहीं। अच्छा, कॉल्स का सिलसिला जो है वो अगर आप लोग कॉल करके पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपके बारे में बात करनी तो खुद के बारे में बात करनी है, क्योंकि मैं 11 सितंबर हूँ। ठीक है ना। एनीहाउ, ये एक ऐसा सा साइन है, वर्गो साइन, इसलिए नहीं कि मेरा साइन है, मैं जनरली इसके बारे में बात करता हूँ। अभी मैंने कुछ प्रोग्राम रिकॉर्ड भी करवाए हैं, छोटे छोटे क्लिप्स उसके आ रहे हैं। ठीक है। ये इसका रूलिंग प्लेनेट होता है मरकरी। ठीक है। और इसका ताल्लुक होता है रीडिंग हैबिट, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, इंटेलेक्चुअल स्टार होता है। ठीक है। अगर ये सारे कॉम्बिनेशन बेहतरीन हो, जैसे आगाज़ से आपने मेरी आवाज़ की बात की थी, तो एक होता है कि कुछ लोग, आपने शायर ऐसे भी देखे होंगे, लिखते बहुत अच्छा लेकिन अपनी पोइट्री को बता नहीं सकते, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी लिखी शायरी किसी और से सुनने का मज़ा आता है, और से सुनने का, क्योंकि उनका अंदाज़े बयां इतना मज़े का होता है कि वो चाशनी आ जाती है उस गुफ्तगू में। ये होता है। और सेकंड चीज़ ये है कि हाईली सेंसिटिव साइन होता है, स्पेशली 10th ऑफ मार्च। आपने अपना ईयर नहीं बताया। 1992। ओके। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ, ये वो 1992 का एक ऐसा सा साइकिल है, क्यूरियस साइकिल है, जिसमें लाइफ में बड़ी मेजर चेंजेस आती हैं, बहुत ज़्यादा। और एक टाइम ऐसा है जहाँ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी डेवलप होती है, फिर उसको फाड़ के इंसान बाहर निकलता है, और जब वो निकलता है तो फिर वो छाने की कोशिश करता है, और उसके बैरियर, उसकी बड़ी चीज़ें ख़त्म होती हैं। बाय नेचर जिसे हम कहते हैं कि शाय, बचपन शाय, कमज़ोर, और जैसे कहते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे उम्र ग्रो करती है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस रिस्टोर होता है। फिर ये साइन नॉलेज ये रखता है कि मुझे अगर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है तो अपनी बहुत सी चीज़ों के साथ फाइट करके जंप इन करना और आगे आना है। ये जो कॉन्फिडेंस है इसके अंदर मौजूद होता है, और फिर ये ताल्लुक़ बनता है इसका नॉलेज, रीडिंग हैबिट्स कमाल की बननी चाहिए, उसके साथ एक्सप्रेशन, ये दो चीज़ें साथ आनी चाहिए। थर्ड इसका ताल्लुक, दिस इज़ आल्सो नोन एज ए टीचर प्लैनेट। आपकी छोटी उंगली के नीचे मल्टीपल लाइन है, छोटी छोटी बारीक लाइन है। yes. हाँ। अच्छा, इस साइन को हम कहते हैं कि ये हीलर साइन भी है। आपका बेसिकली प्रोफेशन जो था वो साइकोलॉजी था,
ठीक हो गया। डॉक्टर बनना चाहते थे तो नहीं बन सके, ओह माय गॉड, यस, समझे। लेकिन आपका साइकोलॉजी था, इसको कहते हैं हीलिंग साइन, टीचर साइन। आपकी डेस्टिनी वो थी, ठीक हो गया। टीचिंग में जा सकते हैं अभी भी, क्योंकि वो एमफिल कर लिए, पीएचडी करना चाहते हैं। बाय नेचर ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। आई हैव टॉट फॉर 5 इयर्स इन स्कूल। आप टीचर हैं, ठीक है ना। और फिर एक ऐसा टीचर होता है जो बना होता है। सेकंड क्वालिटी जो होती है, इन्हें हम कहते हैं लोगों के लिए मदद करना, हेल्पिंग हैंड, फील करना और अपना हाथ बढ़ा देना। यस, ही इज। आप कहते नहीं हैं, हाँ। लेकिन वो महसूस करेगा तो मैं कुछ कर सकता हूँ खामोशी से। और दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत एहसास होता है, सिंस ही हिमसेल्फ इज ए हाईली सेंसिटिव, यस, ठीक है। इसलिए वो चीज़ें बड़ी काफी जबरदस्त, जबरदस्त यार मैं आपसे बहुत डर गया हूँ। जबरदस्त। इंशा जी हमारे साथ सिंध से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सिंध वालों को सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। इंशा जल्दी से अपनी तारीख पैदाइश बता दें और क्या पूछना चाह रही हैं। जी मैं अपने बारे में पूछना चाह रही थी, अपनी लाइफ के बारे में। अच्छा, क्या पूछना है, क्या लाइफ के बारे में बेटा? असल में मैं अपनी स्टडी जो है आगे नहीं बढ़ा पा रही। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, तो इसलिए मैं कैसे पूछती हूँ कि वाकई में आगे मैं स्टडी कर पाऊंगी। बेटे अपनी ना डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी मेरी 12 नवंबर है डेट, और जो है 2001 में मैं पैदा हुई थी। पहली डेट क्या है? नवंबर कौन सा? 12 नवंबर। कौन सा नवंबर? 2001। बेटा नवंबर की डेट क्या है? महीने की डेट क्या है? 12 नवंबर। 12 नवंबर। अच्छा, एक और बात बेटा, फाइनेंशियल स्कॉलरशिप्स के लिए देखो, अगर तुम टीवी देख रही हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फाइनेंशियल स्कॉलरशिप्स देती हैं 100%, वो देखो, उससे भी तुम्हें मिल जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें बताऊं। उम्मे हबीबा है जी लाहौर से, आपने याद रखती है इनकी डेट ऑफ बर्थ। जी अस्सलाम वालेकुम। 12 नवंबर 2000। जी मैं हूँ मेरा की सिस्टर बात कर रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैंने नईम सर से बात करनी है, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अस्सलाम वालेकुम नईम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, खुश रहिए। जल्दी से आप अपनी ना डेट ऑफ बर्थ। जी मैं बताने लगी। जी 1986 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 10 नवंबर। अच्छा जी, 10 नवंबर, ठीक है। क्या और मेरी बेटी, मैंने यही पूछना है, हमारे माली हालात कुछ जरा ठीक नहीं है, और रेंट पे हम रह रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी कभी मदद करेंगे कि हम अपने घर पे आएंगे। अभी थोड़ी सी मुश्किल है, खुद कुछ करना पड़ेगा मेरा ख्याल है जी। इंशाल्लाह नहीं, आपके अंदर बहुत टैलेंट है। आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बेसिकली ना आप कुछ अपने घर में अपनी फैमिली के साथ साथ ना आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, खुद भी कुछ कर सकती हैं। कुकिंग टेस्ट आपके बहुत अच्छे हैं, और ड्रेस मेकिंग इस ऑनलाइन ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो आप कर सकती हैं, उसके ऊपर काम कीजिएगा। और बेसिकली अब से नहीं है, 2013 से ऑफ एंड ऑन आपके लंबे साइकिल चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली अगर ये मैं बात करूं तो 11 जनवरी 2015 के 23 के बाद चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। हेल्थ के बारे में बहुत ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। 12 नवंबर 2001 पिछली कॉलर। 12 नवंबर 2001 तालीम के हवाले से पूछा था कि पढ़ पाऊंगी। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। आपकी ख्वाहिश तो बहुत है पढ़ने की, लेकिन आप अपनी स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। अपोजिशन अपनी जगह पे रही, यानी वो ऑफ कोर्स वो जिस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो से लोग सपोर्ट नहीं करते, मेरे बहुत से क्लाइंट हैं। लेकिन मैं वही बात आपसे कहूँगा कि यहाँ प्रॉब्लम आपको होगी रिस्ट्रिक्शन, घर से जाना, डिस्टेंस। ऑनलाइन एजुकेशन भी ले सकती हैं, और इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वंडरफुल एक सेटअप है जहाँ घर बैठ के भी अपने आप को पढ़ सकती हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जहन में ना एजुकेशन बड़े आइडियल्स होते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हमें अपने सिस्टम को इस तरीके से रखना चाहिए कि अवेलेबल रिसोर्सेज, दुनिया में डिस्टेंस एजुकेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका हुआ है। अगर आपकी रेजिस्टेंस घर बैठे, शौक जो होता है वो कहते हैं कि उसके अंदर बड़ी जुस्तजू और स्ट्रगल होती है, ठीक है ना। आप डिपेंडेंट ना हो, इंटरनेट पे जाएं, अपना एडमिशन भरें, सारा कुछ करें, उससे बड़ी नॉमिनल कॉस्ट भी है, आप कीजिएगा, आप कर सकते हैं। इससे पहले आपके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, अब नहीं है, अब आप कर सकते हैं। ठीक है, पीछे कॉल्स आ रही थी हमारी, तो 4 मार्च 1981 की कॉल आई है, उनका बता दें। कोई कॉल्स हम वहाँ से भी ले रहे हैं ताकि ज़्यादा। अच्छा, 4 मार्च के लिए मैं आपको बहुत बताता चलूँ, अपनी मैरिटल लाइफ के बारे में बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई डिस्टर्बेंसेस है विद इन फैमिली, स्पेशली विद इन स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ,
तो ये एस्ट्रोलॉजिकल एक ऐसा बेड टाइम डेवलप हुआ है जहाँ एक दूसरे से डिस्टेंस होता है, आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो भी ख़त्म होती है, शाकी और शिकवे का शिकार होते हैं। यहाँ पे गलत किस्म के ख्यालात पैदा होते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप को कैसे कैरी करूँ। इन ख्यालात के साथ बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना, आपके बच्चे भी हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि ये छोटा सा एक पैच है, स्पेशली इसका वर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था मई से और ये तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक शिद्दत है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल होना शुरू हुआ। लेकिन ये 2 साल चैलेंज के हैं। नहीं अंकल, एक सवाल है आपसे, आप लाइफ कोच भी हैं, कभी कभी दिल कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है, समझ नहीं आती किसकी सुने, और नाउमीदी की कैफियत होती है। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किसकी सुननी चाहिए, कोई फैसला लेना नहीं समझ आ रही क्या करना है। देखिए ये बड़ी अच्छी बात आपने कि किसकी सुननी चाहिए। हमेशा सुननी दिमाग की चाहिए, दिल की नहीं चाहिए। एक बात में उलट बात आपने कही है, लोग उलट बात कहते हैं, दिल की सुनो दिमाग की ना सुनो। देखिए दिल जो है ना, पहली बात तो दिल सोचता नहीं है, ये अफसानवी वर्ड है। दिल की बात जो है सोचता सारा दिमाग ही है, क्योंकि दिल धड़क के अपना एक्सप्रेशन देता है, इसलिए हम दिल की बात करते हैं, क्योंकि असल फीलिंग तो ब्रेन के अंदर डेवलप होती है। आपको सबसे पहले कोई शॉक होता है, वो शॉक का इम्पैक्ट आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट के ऊपर होता है, तो इसलिए हम दिल की बात समझते हैं उसे। दिल तो बेचारा एक इंजन की तरह है, एक ऑर्गन है, उसने आपके इमोशंस और आपकी स्पीड के मुताबिक स्पीड को स्लो एंड फास्ट करना है, ब्लड सर्कुलेशन को। ये ब्रेन है जिसे पता होना चाहिए कि मेरे सामने घड़ा आ रहा है, खड्डा है, दूसरी तरफ है कि मैंने कैसे चलना है, इसलिए ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं अंकल, आपके लिए जवाब मुश्किल नहीं होगा, मेरे लिए सवाल बहुत मुश्किल मैं आपसे करने वाला हूँ। ये कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, हलीमा भी यही पूछेंगी कि ये बात दिमाग कह रहा है, ये बात दिल कह रहा है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। आपके लिए आसान है, बताना कैसे कर सकते हैं। देखिए हमारे कुछ फैंटेसीज होती हैं, कुछ हिडन फैंटेसीज होती हैं, कभी कभी हम एक्सप्रेस नहीं करते और वो अनकॉन्शियसली हमारे ऊपर तारी होती हैं, वो होती हैं दिल की बातें। और कुछ होती हैं रियलिटीज़ जहाँ हमें ये पता चलता है कि वी आर नॉट केपेबल, लेकिन आई वॉन्ट टू हैव दिस, मैं ये करना चाहती हूँ, लेकिन ये मैंने पहले भी देखा, मुझे वो दिल है। लेकिन लॉजिक, अकल, मंतक और दिमाग ये कहता है कि स्टे अवे, वो है, ठीक है, उसमें दर्द होता है। दिल की ज़बान में प्लेयर, रोमांस और कंफर्ट होती है, दिमाग में स्ट्रगल, एफर्ट और इमोशनल लॉस होता है। इन दोनों को समझना। एक सवाल मेरे ख्याल से जो हर पाकिस्तानी पूछना चाहता है, इस डिफरेंस को समझें आप। मैं उस पर गौर कर रहा हूँ और ये बात आपने बड़ी दुरुस्त कही है, पर वो आप समझ रहे हैं इंसान है कि वो दिल करता है कि दिल से मजबूर हो जाता है। वो कभी कभी कहते हैं ना कि बेहतर है दिल के पास रहे, पास बने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दो। आप माइंड भी रीड करते हैं, तो वो कर लेना चाहिए फॉर अ शॉर्ट वाइल। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, और अदर देन पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे आपने कहा ना कि खुद भी निकल के कुछ करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर सिमत में जा सके? मैं यही कहूँगा कि देखिए हमारी आदत पता है क्या है, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिटी वेलफेयर से रिलेटेड है, एक ख़ास ग्रुप है रोटरी क्लब, शायद आपने नाम सुना किसी ने, रोटेरियंस। आई एम रोटेरियन व्हेन आई वाज यंग, अपनी मतलब 20s में था। इसके बारे में कहा जाता है सर्विस अबव सेल्फ। ये ग्रुप है, पोलियो का प्रोग्राम दुनिया सारी में इससे हो रहा है, हम इसको कर रहे हैं। एक रवाज बन चुका है हमारा सारा कि ज़रा सी बात होती है तो हम गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं, ये काम सरकार ने नहीं किया, ये हमने नहीं किया। हाइजीनिक इशू है, हाइजीन का एक फैक्टर है, छोटी सी चीज़ है। हम बहुत डायलॉग बोलते हैं, मुसलमान सफाई निस्फ ईमान, बड़कें लगाने में, बातें करने में इस कौम से बड़ी कोई दूसरी कौम नहीं है। ये मैं आपको रियलिटी जो बात 100% अमल और प्रैक्टिकल में इससे ज़्यादा नकम्मी और सुस्त कौम दुनिया में नहीं मिलेगी। और वो लोग जो महज किसी दूसरे पे तकिया करते हैं कभी बेहतर नहीं होते। मुल्क को बेहतर करना है तो अपने आप को बेहतर करें, अपने हिस्से की शमा जलाएं और रोशनी होगी। किसी बड़े लैंप सोलर सिस्टम का इंतज़ार ना करें। मैं एक गांव मैंने अडॉप्ट किया आज से 30-35 साल पहले, इसी के लिए मैं वहाँ गया हूँ, बच्चों को, लोगों को इकट्ठा किया कि सीवरेज सिस्टम ख़राब है, गली के अंदर नाली जा रही है, इसमें आपके बच्चे खेलते हैं, पानी लगा, आपको प्रॉब्लम होगा। आप सिर्फ ये समझते अपनी दीवार के बाहर वो गार्बेज फेंक दिया तो हम सेफ है। नो, बिल्कुल उड़ के आपके पास वापस आ रहा है, बिल्कुल। लेकिन कुछ करने को कुछ करने के लिए नहीं अंकल,
इसी खूबसूरत बातों के साथ हम ये वादा आपसे लेते हुए कि इंशाल्लाह हम आपको दोबारा दावत देंगे, और अब हम आपको ज़्यादा वक्त के लिए दावत देंगे क्योंकि हमसे ना संभाला जाएगा ये आवाम का समंदर। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। और हमें तो ये लग रहा था कि मुझे अच्छा लगा आप दोनों के साथ मिलकर, नौजवानों के पास मैं एनर्जी लेता हूँ, और मुझे तो ये लग रहा है कि शायद शाइस्ता वाली हरकत होने वाली है हमारे साथ कि आपको ये ना कह दें कि होस्ट आप कर लेती खूबसूरत आवाज़ के साथ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नईम अंकल से दोबारा मुलाकात करेंगे और आपके सारे सवालात के जवाब देंगे। यकीनन वक्त कम था पर घड़ियां यही कहती हैं कि अब जाने का वक्त आ चुका है। हलीमा और हुमायूं को दीजिए इजाज़त। आपका एक बार फिर इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं कि आज बड़ा मज़ा आया और बहुत सारी बातें की। दोबारा मुलाकात होगी कल। हमारे लिए आपने इंतज़ार करना है क्योंकि इंतज़ार की घड़ियाँ कहते हैं बड़ी लंबी होती हैं, तो ये लंबी घड़ियाँ देखें। हम वापस आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।